बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मेंबर्स लाहौर बार एसोसिएशन को हम अपने लाहौर बार एसोसिएशन के 19वें लेक्चर के अंदर खुश आमदीद कहते हैं। आज का लेक्चर मैं थोड़ा सा ज़रा फ़र्क तरीके से शुरू करना चाहूँगा। हम दोस्तों ने फिल्म देखी है रेडर्स ऑफ द लॉस्ट आर्क, किसी ने देखी है? इंडियाना जोन्स वाली फिल्म। तो उसका मैं आपको एक सीन दिखाना चाहूँगा थोड़ा सा शुरू के अंदर। इब्तिदा में ये बीच में बना हुआ है, इसको बड़ा करें जी। फायर वाला सीन, हाँ, ये वाला चेक कीजिए। तो 7-11 और 7-10 का भी कुछ इसी तरीके से सिलसिला है कि आपके सामने कोई बड़ा सा एक पावरफुल सा वकील आ जाता है, बीच में तलवार अपनी इस तरह करके ही काफ़ी दबा के घुमाता है और कहता है कि जी ये करके, और आप अपनी बंदूक सी एक छोटी सी बंदूक निकाल के ये जो शूट है और ऑर्डर से इसको एक तरीके से समरी रिजेक्शन या समरी डिसमिसल भी आप कह सकते हैं, क्योंकि यही आप बीच में मामला देखेंगे कि इसी तरीके से ऑर्डर 7 रूल 10 समरी डिसमिसल या रिटर्न ऑफ प्लेंट इस लिहाज से बहुत ज़रूरी है। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और मैंने अपनी जितना मेरे ख्याल में 17 साल का मेरा एक्सपीरियंस हो गया, सबसे जो सक्सेसफुल या मेमोरेबल केसेस किए हैं वो इसी के ऊपर उड़वाए हैं कि लाखों रुपए लेके एक बहुत बड़े वकील साहब को आप लेके आ गए, सूट आपने जमा करवा दिया, लेकिन हमने पेश होकर एक्चुअली पहली पेशी के अंदर नहीं शुरू के अंदर ही समरी में ही उड़वा दिया। तो उस लिहाज से ये गोली का ही काम करता है ऑर्डर 7 रूल 10 और ऑर्डर 7 रूल 11। तो इस चीज़ के लिए हमने कंसिडर यही किया कि 19वें लेक्चर के लिए एक बड़े इम्पॉर्टेंट एक्चुअली लेक्चरार को बुलवाया जाए। मेरा पसंदीदा जो लेक्चरार है उसको आपको मैंने इसके अंदर बकलम खुद मैं आपके सामने आज बीच में इसके ऊपर बात करूँगा। ऑर्डर 7 रूल 10 CPC का कोई दोस्त मुझे बता सकता है कि लेक्चर में जब तैयार कर रहा था और काफ़ी लंबा बीच में लेक्चर और काफ़ी टेक्निकल है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा लाइट रखने की इसको कोशिश कर रहा हूँ। 7-10 रूल ऑर्डर 7 रूल 10 और 7-11 में पहले 11 पढ़ना चाहिए कि 10 पढ़ना चाहिए आपके ख्याल में? पहले तो 10 आता तो 10 पहले है, मगर आज के लेक्चर के अंदर हम थोड़ा सा उल्टा करेंगे कि ऑर्डर 7 रूल 11 पहले पढ़ेंगे। उसकी वजह एक ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप मुख्तलिफ़ किताबें भी अगर आप चेक करें CPC के अंदर, तो ऑर्डर 7 रूल 11 का जो पार्ट D है बार्ड बाय लॉ और ऑर्डर 7 रूल 10 यानी कि लैक ऑफ ज्यूरिसडिक्शन के ऊपर प्लेंट वापस करना, वो तकरीबन एक ही तरीके से डील विद किया गया। आप फॉर एग्ज़ाम्पल आमिर रज़ा साहब की अगर आप किताब CPC बीच में पढ़ेंगे तो उसके अंदर जो आपको काम की कमेंट्री है वो सारी की सारी के बार्ड बाय लॉ किन कवानीन के तहत बार हो सकता है, वो आपको 7-11 की CPC उसके अंदर मिलेगा, 7-10 के अंदर नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैंने जब ये बीच में लेक्चर तैयार किया, बात तो हम दोनों के ही करेंगे, तो आई थॉट कि इट इज़ प्रॉबली मोर अप्रोप्रिएट कि पहले 7-11 को टच कर लिया जाए। और एक लिहाज से आपके लिए 7-11 इस लिहाज से भी काफ़ी अच्छा बीच में टॉपिक है कि उसके अंदर ये होता है कि प्लेंट रिजेक्ट कर दी जाती है। दावा 7-10 में जब किया जाता है तो आप कहते हैं आपको कोई और रास्ता दिखा देते हैं कि भाई जाओ उधर आप जमा करो। 7-11 के अंदर बेसिकली ये होता है कि अमूमन ज़्यादातर एक्चुअली केसेस के अंदर जब प्लेंट रिजेक्ट होती है, कई केसेस के अंदर आप दोबारा भी ऑर्डर 7 रूल 13 भी हम बीच में पढ़ेंगे, कई केसेस के अंदर दोबारा भी दावा किया जा सकता है वो चीज़ें ठीक करके, या उसी दावे की तरमीम करके भी दोबारा उसको रीफाइल किया जा सकता है। मगर अमूमन कई केसेस के अंदर ख़ास तौर पे अगर ऑर्डर 7 रूल 11 का जो D पार्ट है उसके तहत नहीं भी हो सकता। तो इसलिए थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है कि हम बीच में आज जो बात कर रहे हैं 7-11 से शुरू करेंगे, 7-10 को भी टच करेंगे। 7-11 क्या है इसके बारे में इसके पीछे अंडरस्टैंडिंग बेसिकली यही है, कोर्ट्स ने थ्रू आउट यही कहा है। होना तो देखिए अल्टीमेटली यही है कि अगर एक इनकॉम्पिटेंट सूट है वो चल भी जाएगा, एंड में खारिज होना है। मगर कोर्ट्स ने एक्चुअली ऑर्डर 7 रूल 11 का लॉजिक PLD 2003 कराची 466 में फॉर एग्जांपल ये कहा है कि अगर कोई स्टिल बॉन्ड है चीज़ वगैरह, इब्तदा के अंदर ही फारिग कर देना चाहिए उसको, ना कि आगे बीच में चलाते रहें। कोर्ट का भी वक्त ज़ाया होता है और पार्टीज़ का भी खर्चा होता है। दैट इज़ द अंडरस्टैंडिंग बिहाइंड ऑल ऑफ दिस। इससे पहले कि सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम 7 रूल 11 के अल्फाज जो उसकी लैंग्वेज है उसको बहुत क्लोजली समझ लें।
और उसके बाद फिर आगे चलेंगे। सबसे पहली चीज़ तो ये है, और मैं भी बेशुमार ये गलती करता रहा हूँ, कि ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत सूट डिसमिस नहीं हो रहा। मैं अपने बेशुमार एसोसिएट्स को एक्चुअली ड्राफ्ट करने के लिए अगर ऑर्डर 7 रूल 11 देता हूँ तो वो आके बीच में मुझे ये बीच में पकड़ा देते हैं। प्रेयर के अंदर लिखा होता है सूट में काइंडली बी डिसमिस्ड। ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत सूट डिसमिस नहीं होता। ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत अल्फाज आपने कौन से इस्तेमाल करने हैं, जो कि कानून के अंदर लिखे हुए हैं। जब आप प्रेयर ड्राफ्ट करेंगे उसमें आप लिखेंगे प्लेंट में काइंडली बी रिजेक्टेड। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ पहले ये नोट कर लीजिए। प्लेंट रिजेक्ट होने का असर बेसिकली ये होता है कि वो दोबारा से उस प्लेंट को अब जिस वजह से खारिज हुआ उसको ठीक करके भी आप मुकदमा जमा करवा सकते हैं, और अगर एक दफ़ा हो गया एक फ्रेश सूट भी आप बीच में जमा करवा सकते हैं, और वजूहात की वजह से हो सकता है कि वो वाला सूट भी बार्ड हो। मगर इसको एक्चुअली रेज़ जुडिकाटा अमूमन ज़्यादा चंद केसेस के अंदर कंसिडर किया जाता है, चंद में नहीं किया जाता अगर प्लेंट रिजेक्ट हो जाए। सो इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है, और ये आपने पहले ये नोट कर लीजिए, द प्लेंट शल रिजेक्ट क्या चीज़ हो रही है, सूट खारिज नहीं हो रहा, प्लेंट रिजेक्ट हो रही है। और शल का क्या मतलब हुआ जी? मैंडेटरी है जज के पास। जज के पास ये नहीं है कि वो अपनी डिस्क्रेशन के अंदर बीच में कहे कि जी मेरे पास जुरिसडिक्शन नहीं है या कानून ने बार किया हो लेकिन मैं फिर भी बीच में चलाऊँगा। सो आप करवा सकते हैं। किन केसेस के अंदर खारिज होगा इनके ऊपर डिटेल की तरफ से भी आएंगे, मगर अल्फाज थोड़े से इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं क्या ए पहले पढ़ लीजिए। वेयर इट डज नॉट डिस्क्लोज अ कॉज ऑफ एक्शन। इधर रुक जाइए, इट का क्या मतलब? इंपॉर्टेंट चीज़ नोट करने की ये है, जब आप 7-11 ए की आप बीच में बात करेंगे, यहाँ पे लफ्ज़ इट का मतलब है, इट का मतलब है प्लेंट। इट का मतलब ये इट डज नॉट डिस्क्लोज अ कॉज ऑफ एक्शन। यहाँ पे लफ्ज़ सूट नहीं इस्तेमाल हुआ। आगे जाके आप जब डी के अंदर देखेंगे वहाँ पे लिखा हुआ है कि सूट अपेयर्स टू बी फ्रॉम द स्टेटमेंट इन द प्लेंट टू बी बार्ड बाय एनी लॉ। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ थोड़ी सी ये डिस्टिंक्शन बीच में ज़्यादा ड्रॉ नहीं की गई, बिकॉज आगे जाके जब आप देखेंगे कई दोस्त वगैरह कहते हैं जी फ़लाँ 7-11 में कहते हैं फ़लाँ एविडेंस देख लें, फ़लाँ चीज़ आप बीच में देख लीजिए। सर जी हमने जो रिटन स्टेटमेंट के साथ कागजात लगाए, अमूमन ये होल्ड किया गया है कि प्लेंट को ही सिर्फ देखा जाएगा। चंद जजमेंट्स ये भी मौजूद हैं प्लेंट के साथ जो डॉक्यूमेंट्स लगाए गए हैं उनको भी देखा जाएगा। बहुत कम जजमेंट्स हैं, लेकिन चंद जजमेंट्स ऐसी हैं जिसमें कहा गया कि एडमिटेड अगर डॉक्यूमेंट्स हैं रिटन स्टेटमेंट के साथ लगे हैं उसको भी आप देख लीजिए। मगर देखना 7-11 में ये है कि प्लेंट के अंदर कॉज ऑफ एक्शन उससे नहीं बन रहा। लव्स कॉज ऑफ एक्शन का क्या मतलब है, इसके बारे में भी हम थोड़ी सी डिटेल के अंदर आगे जाके बीच में बात करेंगे। कॉज ऑफ एक्शन का प्रिंसिपली तो ये है कि वो फैक्ट्स जिनको साबित करने से मुकदमा बेसिकली प्लेंटिफ के फेवर में डिसाइड होगा, और उन वो नुक्ते अगर वो साबित ना कर सके तो उसके खिलाफ हो जाए। इसमें लोकल स्टैंड आय का भी इशू आ जाएगा थोड़ा बहुत इस तरीके से। अभी तो हम ब्रीफली इसको टच कर रहे हैं। बी और सी है कि जी बी के अंदर लिखा हुआ है वेयर द रिलीफ क्लेम्ड इज अंडर वैल्यूड and the plaintiff on being required by the court to correct the valuation within a time to be fixed by the court fails to do so। इसका क्या मतलब है, कोई दोस्त बता सकता है? अंडर वैल्यूड का क्या मतलब? बी और सी में क्या फ़र्क है? सी भी पढ़ देते हैं। where the relief claimed is properly valued but the plaint is written upon paper insufficiently stamped and the plaintiff on being required by the court to supply the requisite stamped paper within a time to be fixed by the court fails to do so। बी और सी में क्या फर्क? नहीं, बी में देखिए, अगर आप देखें बी इज अबाउट एक्चुअली अंडर वैल्यूएशन। बी में कोर्ट ने वैल्यूएशन भी बीच में चेक करनी है। कोर्ट ने बीच में कहना है कि मेरे मुताबिक इतनी बीच में इसकी है, दिस इज अंडर वैल्यू, इसकी इतनी बनती है, और कोर्ट कहेगा कि अब आप इसके ऊपर इतनी ये जो बीच में शॉर्टफॉल है वो पूरा करें। सी में ये लिखा हुआ है कि प्रॉपरली वैल्यूड है, मगर कानून के मुताबिक उसके अंदर बीच में कोर्ट फी बीच में नहीं जमा करवाई, तो उस स्टैम्प नहीं बीच में जमा करवाया गया, तो इसके ऊपर बीच में होगा। दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंट नोटिस जो आपने चेक करना है।
एक तरीके से ये अगर कोई सूट इसके तहत बी और सी के बारे में चंद जजमेंट्स अगर आप पढ़ें तो इसको डिसमिस इन डिफ़ॉल्ट भी एक तरीके से कंसिडर किया जाता है चंद जजमेंट्स के अंदर, क्योंकि कोर्ट इसके अंदर आपको आके ऑर्डर करता है कि भाई ये चीज़ आपने करनी है, आप नहीं करते तो तब जाके इसके तहत बीच में सूट को खारिज कर दिया जाता है। दूसरा दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये नोट करने की इसके अंदर ये सारी चीज़ों की डिटेल्स के अंदर हम बीच में आएंगे, लेकिन आज की एक्सरसाइज का मतलब ये है कि इन प्रोविजंस को पढ़ते कैसे और निरा पढ़ने से आपको क्या चीज़ें रजिस्टर होनी चाहिए। जजमेंट्स वगैरह तो हम बीच में देखते रहेंगे। बी में अगर आप पहले जाएं अंडर वैल्यू के ऊपर, वे रिलीफ इज अंडर वैल्यूड एंड प्लेंटिफ ऑन बीइंग रिक्वायर्ड बाय कोर्ट, यानी कि सीधा खारिज नहीं होगा। आप क्लेम करेंगे अंडर वैल्यू का, होल्ड कौन करेगा कि हाँ भाई अंडर वैल्यूड है, कोर्ट करेगा। कोर्ट एक दफ़ा डिटर्मिन करेगा जी सूट की वैल्यूएशन ये गलत है, सूट की वैल्यूएशन इतनी होनी चाहिए। उसके बाद क्या होगा, क्या उसके ऊपर खारिज हो जाए कि हाँ भाई आपने एक वैल्यू गलत लिखी है, खारिज के बी में क्या लिखा हुआ जो आपको टाइम दिया जाएगा। इससे ये भी पता चलता है कि आपको वक्त देना लाजमी है। जजमेंट्स भी आगे जाके आप बीच में देखेंगे। सो अगर कोई जज एक्चुअली पहली देख के ही बीच में कहता था कि नहीं जी इसके ऊपर तो इतना लगना चाहिए था, खारिज वगैरह नॉट एक्सेप्टेबल, उसके इट कैन ईजिली बी सेट असाइड। या दूसरा अगर प्लेंट को तीसरे के अंदर रिजेक्ट ये कर देता है कि तीसरे के अंदर सी में भी अप्रिशिएट करने की ये ज़रूरत है कि प्लेंटिफ इज़ रिक्वायर्ड बाय कोर्ट। वंस अगेन एक दफ़ा ऑर्डर पास किया जाएगा, वंस अगेन एक दफ़ा बीच में टाइम दिया जाएगा और फिर होगा। वो आपको ये नहीं कहेगा अभी करो नहीं तो मैं खारिज करने लगा हूँ, वो आपको ये कहेगा कि जी आप मेहरबानी करके अगली तारीख तक जमा करवाएं। सो ये भी इससे इम्पॉर्टेंट चीज़ बीच में फॉलो या फ्लो करती है कि आप अगली तारीख तक आपके पास बीच में मौका होगा, उस तारीख के ऊपर आपके खिलाफ बी और सी के तहत नहीं बीच में मूव कर सकते। डी सबसे एक्चुअली इम्पॉर्टेंट है, दोनों तरीके से इसको पढ़ा जाता है। कई दफ़ा एक्चुअली अगर आप देखें वेयर द सूट अपेयर्स फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ द प्लेंट टू बी बार्ड बाय एनी लॉ। कई कोर्ट्स ने इसको इस तरीके से पढ़ा है। यहाँ पे भी ये कहा है कि हम सिर्फ प्लेंट देखेंगे, मगर कई कोर्ट्स ने एक्चुअली कई जजमेंट्स के अंदर लव सूट को उन्होंने कहा कि जी यहाँ पे लव सूट इस्तेमाल हुआ है। अगर तो ऊपर इट प्लेंट की अगर तो यहाँ पे प्लेंट का यूज़ किया था तो फिर हम प्लेंट तक महदूद रहते हैं। मगर अब 11D के अंदर जब बीच में बात हो रही है तो हम तो बीच में जाके सारे के सारे अटेंडेंट सर्कमस्टांसेस जो उसके आसपास हैं वो सारे के सारे देखेंगे। सो ये PLD 81 कराची 277 आप बीच में देखेंगे। इसके अंदर एक्चुअली जजमेंट के अंदर प्लेंट और सूट का भी फ़र्क बीच में बताया गया है। एक प्लेंट का सूट में बनने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसको बता सकता है दोस्त? हाँ नहीं, एक प्लेंट को जो कोर्ट में तो एक्चुअली प्लेंट ही जमा है, उन्होंने बेसिकली ये कहा है कि प्लेंट तो होती है जो चीज़ आप पहले जमा करवाते हैं, उसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी कानून के मुताबिक ये सारे का सारा और फिर सामने से जो आके रिटन स्टेटमेंट वगैरह वो भी सूट के ज़ुमरे के अंदर आ जाती है। तो ये वाली जजमेंट इस लिहाज से थोड़ी सी ज़रूरी है देखने में। पहले आ जाइए जी, इट डज़ नॉट डिस्क्लोज कॉज ऑफ एक्शन। कॉज ऑफ एक्शन क्या चीज़ है? इसमें अगर प्रॉबली मैंने मल्टीपल किताबें इसके लिए रिसर्च की हैं, सेक्शन 20 के ऊपर जो कमेंट्री CPC के ऊपर जो आमिर रज़ा की कमेंट्री है वही प्रॉबली एक्चुअली इसके अंदर बेस्ट है। और डेफिनेशन जो इसकी दी गई है वो 1970 सुप्रीम कोर्ट 63 और PLD 2013 लाहौर 716 में कहा गया, refers to every fact which if proven will result in a decree being passed in favor of plaintiff, if not proved gives a decision to the defendant। या इस चीज़ के ऊपर थोड़ी सी एक्चुअली तो थोड़ी सी लैक ऑफ क्लैरिफिकेशन। क्या कॉज ऑफ एक्शन तमाम फैक्ट्स हैं? नहीं, होल्ड ये किया गया वो इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो कि डिग्री पास करने के लिए लाजमी हैं, जिसकी बेसिस ना इट्स नॉट एग्जैक्टली इश्यूज़ और कॉज ऑफ एक्शन के अंदर बीच में फ़र्क है। दीज आर एक्चुअल फैक्ट्स। इश्यूज़ तो होते हैं क्वेश्चन जो कि आपने एविडेंस के ज़रिए बीच में साबित करने हैं और आपने प्रूव करने हैं। So cause of action is basically the facts that you will be proving under this particular judgment। और तरीक़ों से भी लफ्ज़ cause of action इस्तेमाल किया गया, मगर इसके कॉन्टेक्स्ट के अंदर जजमेंट्स के मुताबिक ये इसी तरीके से।
कॉज ऑफ एक्शन के साथ साथ एक इसको इस तरीके से भी पढ़ा गया है कि वो कॉज ऑफ एक्शन डिफेंडेंट के खिलाफ लाए करना चाहिए। इंपॉर्टेंट चीज़ नोट करने की ये AIR 65 आगरा या इलाहाबाद है, ए लिखा हुआ वहाँ पे 590, उसके अंदर ये कहा गया है कि सम एक्ट ऑफ द डिफेंडेंट मस्ट बी पार्ट ऑफ द प्लेंट एज वेल, कि आपके अगेंस्ट रिलीफ ली हो। अगर तो कॉज ऑफ एक्शन, इसको इस तरीके से भी जजमेंट्स आपको चंद मिलेंगे, कॉज ऑफ एक्शन बीच में बन रहा है लेकिन जिसके खिलाफ करना चाहिए था उसके खिलाफ किया नहीं, तो वहाँ पे भी यू कैन एक्चुअली आर्ग्यू कि कॉज ऑफ एक्शन को पढ़ा जाएगा इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द डिफेंडेंट, और चूंकि वो वाली पार्टीज यहाँ पे मौजूद नहीं है, यू कैन आर्ग्यू कि 711 के तहत दिस प्लेंट इज़ लायबल टू बी रिजेक्टेड। मेरे एक्सटेंट तक ये स्टैंड नहीं कर सकती। मल्टीपल डिफेंडेंट्स अगर वहाँ पे बीच में एग्जिस्ट कर रहे हों, उसके ऊपर भी आपको केस लॉ मिलेगा कि जिसके खिलाफ नहीं लाए करेगा वो ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत अपने हद तक वो बीच में प्लेंट रिजेक्ट करवा सकता है। ये भी आपको जजमेंट मिल, लेकिन ये भी बीच में मिलेगा कि पाँच आपने फॉर एग्जांपल डिफेंडेंट्स हैं, 4 के खिलाफ तो बनती ही नहीं। उसका ये मतलब नहीं है कि एक के खिलाफ बनती है तो वो वहाँ पे प्लेंट रिजेक्ट कर दी जाएगी, 4 की हद तक बीच में प्लेंट रिजेक्ट कर दी जाएगी, बाकियों को प्रैक्टिकली इस तरीके से चलेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट इसके ऊपर PLJ 97 लाहौर 452 और 97 CLC 578, ये सारी की सारी जो स्लाइड्स हैं ये मैं अपलोड भी कर दूंगा फेसबुक पे। आपको मेरे से USB पे अगर चाहिए तो वो भी आप मेरे से हासिल कर सकते हैं। आप पढ़ मैं इसलिए रहा हूँ ताकि आप अगर नोट करना चाहें तो आप साथ करते जाएँ कि अगर लोकस स्टैंडाई अगर नहीं बनता, यू आर नॉट अफेक्टेड बाय द थिंग एक्चुअली दैट यू आर कंप्लेनिंग अबाउट, वहाँ पे भी आप कॉज ऑफ एक्शन ना डिस्क्लोज करने के ऊपर आप प्लेंट को रद्द कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये थोड़ा सा बीच में कॉम्प्लिकेशन वहाँ पे आ जाती है कि प्लेंट में लिख दिया गया कि जी फ्रॉड हो गया, मेरे खिलाफ फ्रॉड हो गया। अब यहाँ पे 2 तरीके से मामला बीच में चल सकता है, डज इट डिस्क्लोज अ कॉज ऑफ एक्शन और नॉट। कई जजमेंट्स आपको ऐसे मिलेंगी कि जहाँ पे ये लिखा गया है PLJ 97 कराची 965 और यही जजमेंट 97 CLC के अंदर भी बीच में लिखी गई। वहाँ पे उन्होंने कहा कि अगर कोई बंदा कहता है फ्रॉड है तो आपको देन एविडेंस के ज़रिए वन शुड लुक इनटू इट। फ्रॉड के मामलात के अंदर 711 के तहत नहीं खारिज किया जाएगा, मगर इसके साथ साथ एक और इस नौयत की भी अथॉरिटीज़ मिलती हैं कि फ्रॉड को साबित करने के लिए ये आपके लिए लाजमी है कि उसके इंग्रेडिएंट्स आप अपनी प्लेंट के अंदर लिखें। ये भी केस लॉ मौजूद है कि आप अपनी प्लेंट के अंदर जो प्लीडिंग्स हैं उससे आप आगे नहीं जा सकते। उसके बारे में तो एविडेंस दे सकते हैं लेकिन उससे आगे नहीं जा सकते। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत फ्रॉड के केस के अंदर जाके थोड़ी सी कंफ्यूजन आ जाती है कि एक तरीके से ये मैजिक वर्ड लगता है कि अगर फ्रॉड का लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया तो ऐसी जजमेंट्स आपको मिलती हैं कि जिसके ऊपर कहते हैं कि जी फिर ठीक है 711 के अंदर नहीं खारिज होगा, एविडेंस के बाद देखी जाएगी। या फिर लेकिन इसका तोड़ फिर इस चीज़ के अंदर मिलता है कि वहाँ पे फिर आप ये जजमेंट्स अपनी इस्तेमाल करेंगे कि जी फ्रॉड साबित करने के लिए ये लाजमी है कि प्लेंट के अंदर लिखा जाए कि फ्रॉड के इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, कब हुआ, किसने किया, किस तरीके से हुआ। वो डिटेल्स अगर नहीं प्रोवाइड करेंगे तो द कॉज ऑफ एक्शन इज़ नॉट मेड आउट और ये दिस प्लेंट इज़ लायबल टू बी रिजेक्टेड इस ग्राउंड पे। एक दो और इम्पॉर्टेंट चीज़ें वगैरह आपको इसमें बीच में नोट करने की, खैर वो आगे जाके बीच में जब 7D के बारे में बात करेंगे उसके बारे में बात करूँ। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये आ गई कि प्लेंट पढ़ने से ये नज़र आना चाहिए कि कॉज ऑफ एक्शन बनता ही नहीं, वो फिर आपकी है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्या चीज़ें देखी जाएंगी ऑर्डर रूल 711 के तहत और बिलखसूस ए के अंदर। इसके ऊपर मुख्तलिफ केस लॉ है, जैसे कि मैंने आपको इट का लफ्ज़ बीच में ख़ास तौर पर पढ़ के सुनाया। इट का मतलब है प्लेंट, तो यहाँ पे यही लिखा गया कि सिर्फ प्लेंट बीच में पढ़ी जाएगी। प्लेंट का एक हिस्सा पढ़ा जाएगा, नो को होल्ड ये किया गया है। अगर कई दफ़ा होते हैं जज साहब आपको चित करके एक ही के ऊपर ये यहाँ पे आपको लिखना चाहिए था, आपने नहीं लिखा, आप कहेंगे नहीं जज साहब यू आर सपोज टू रीड द इंटायर प्लेंट, और उसके पढ़ने से अगर कॉज ऑफ एक्शन मेरा बीच में बन रहा है तो मेरा सूट प्रिलिमिनरी स्टेज पे खारिज नहीं हो सकता। 2012 MLD 979, 94 CLC 1607 ये कहते हैं कि कोर्ट की ऑब्लिगेशन है तमाम प्लेंट पढ़े। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, उसके अंदर इसी को आगे ले जाके PLD 78 कराची 267 में ये कहते हैं
कि मेरा प्रेयर क्लॉज को ही नहीं आप पढ़ के कह देते कि भाई आपने तो प्रॉपर्ली बीच में प्रे किया नहीं। हमारे जज साहिबान का थोड़ा सा रुझान वैसे फ़र्क भी आपको मिलता है, ख़ासतौर पे हाई कोर्ट के अंदर। अगर आप फॉर एग्जांपल रेट के अंदर बीच में गए हुए हैं किसी और के अंदर, वो कहते हैं प्रेयर तो आपने बीच में मांगी नहीं, या प्रेयर का ये वाला आंसर तो रह नहीं गया, तो इसके ऊपर तो आपका खारिज करना बनता है। यहाँ पे जाके उन्होंने ये PLD 78 कराची 267 में ऑर्डर 7 रूल 7 के अंदर आपने, और ये मुख्तलिफ और जजमेंट्स भी बीच में लिखी हुई, उसमें ये होल्ड किया गया कि मेरा प्रेयर क्लॉज नहीं पढ़ना। प्रेयर क्लॉज के ऊपर अगर आपको कोई जज साहब पकड़ लेते हैं तो आप कहते हैं नहीं, आपने पूरी की पूरी प्लेंट पढ़नी है, 2012 MLD आप बीच में देखें। तो ये चीज़ें आपको मैं इसलिए बीच में बता रहा हूँ कि प्रैक्टिकल एक्चुअली जजमेंट्स हैं, और इनको आपने किस तरीके से इस्तेमाल करना है जब आप इस्तेमाल करने के ऊपर आते हैं। दूसरा ये है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक चीज़ ये भी है कि वहाँ पे प्लेंट पढ़ने से कोई चीज़ें वगैरह ऐसी नज़र, कोर्ट के पास, आपको मैं ये बताना चाह रहा था, कोर्ट के पास ये भी पावर है कि वो एलैबोरेट करवाए या फर्दर एविडेंस एक्चुअली प्लेंट के लिए भी कर सकता है। कोर्ट ये खुद भी कह सकता है कि जी आपकी ये प्लेंट के अंदर ये जो चीज़ें हैं आप बीच में एलैबोरेट करें। पार्टी खुद भी कर सकती है कि जी कोर्ट को अप्लाई कर सकती है कि जी मैं इसमें ये चीज़ें ऐड करना चाहता हूँ। उस एप्लीकेशन को क्या कहते हैं? पार्टी अगर अपनी प्लीडिंग्स के अंदर कुछ और डालना चाहे तो उसको क्या कहते हैं? अमेंडमेंट ऑर्डर 6 रूल 17 की तरफ भी आप बीच में जा सकते हैं। आज की गुफ्तगू का मतलब ये है कि जो आपको मैंने बीच में दिखाया कि मुख्तलिफ आपको मैं पत्ते दिखा रहा हूँ, आप दोनों साइड से हो सकते हैं, और इसके बारे में हम डिटेल के अंदर बात करेंगे कि 711 का अगर ये 710 का सामना हो रहा है तो उसको चित करने का क्या तरीका है, या अभी जान बचाने का। बिकॉज एक वकील के लिए बहुत बड़ी एक्चुअली बेइज्जती की बात है कि आप 711 के ऊपर ही उड़ गए, क्लाइंट तो नहीं आपके साथ फिर बीच में आगे चलने लगा। उसने कहना कि ये शुरू के अंदर ये भी तो आप ना, मेरी एविडेंस का मौका नहीं अभी तक आया, मेरे तो कुछ कोर्ट ने कुछ पूछा ही नहीं, पिटीशन उठा के बाहर फेंक दिया, ये कर दिया वो कर दिया वगैरह, तो इट बिकम्स अ बिट ऑफ अ प्रॉब्लम। सो इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके लिए बीच में इसमें नोट करने की, समटाइम्स आपके इंटरेस्ट में ये होगा कि एविडेंस की तरफ मामला ले जाया जाए, कॉम्प्रोमाइज़ का भी बीच में मामला बीच में आ जाते हैं, और भी 15 तरीके से आप बीच में कर सकते हैं। तो प्रैक्टिकल इसको इस तरीके से आप अप्रोच करेंगे कि अगर फॉर एग्जांपल आपको लग रहा है कि गलती हो गई या फंस गए, या अगर दूसरी पार्टी ने पॉइंट आउट किया और उसकी बात बनती हुई नज़र आ रही है, तो एक तो आप कोर्ट को कह सकते हैं कि जी जनाब आपके पास पावर है एलैबोरेशन की, मुझे पावर करने की, या ऑर्डर 617 के तहत भी आप कर सकते हैं। उसके अपने लिमिटेशन हैं। जब हम अमेंडमेंट के बारे में बात करेंगे किसी और टाइम के ऊपर, तो वहाँ पे देखेंगे कि उसका नेचर ऑफ द केस नहीं चेंज होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए। मगर उसी चीज़ को अगर आप सप्लीमेंट करने के लिए कोई और चीज़ प्लीड करना चाहते हैं तो इट माइट बी एक्चुअली पॉसिबल टू सेव अ केस। आगे आपको मैं कह रहा था कि मुख्तलिफ चीज़ें देखी जा सकती हैं। PLD 2005 सुप्रीम कोर्ट 511 ये कहती है कि ओनली प्लेंट विल बी लुक्ड एट, कि सिर्फ प्लेंट देखेंगे, और इसको कहते हैं, और जो उसके अंदर अवर्मेंट्स वगैरह हैं उस तरफ लिमिट होंगे। लेकिन 94 SCMR 826 ये कहती है एनेक्चर्स विद द प्लेंट और डॉक्यूमेंट्स मेंशन्ड इन द प्लेंट, उनको भी देखेंगे। ये चीज़ें उस जगह के ऊपर होती हैं। कई जज साहबान का इसलिए बीच में यहाँ पे सिविल कोर्ट के अंदर अब मौके वगैरह ये रहता है कि जी हमने तो सिर्फ प्लेंट देखनी, प्लेंट देखने में बनती है कि नहीं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह तो मलिक साहब देखें। एविडेंस का स्टेज है, एविडेंस पे आएगा तो देखी जाएगी। तो आप तो डॉक्यूमेंट्स की तरफ करें, इन डॉक्यूमेंट्स ने तो अभी साबित होना है, तो वहाँ पे आप जाके बीच में क्या इस्तेमाल करेंगे, आपके पास एक्चुअली 94 SCMR 826 होनी चाहिए कि आप उनको दिखाएं जज साहब नहीं, आप बीच में ये डॉक्यूमेंट्स भी देख सकते हैं। और इन केसेस के अंदर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट ने एक्चुअली अपहोल्ड किया हुआ खारिज होना। सो दिस इज़ अनदर थिंग। 94 SCMR 826 के अंदर ये भी बीच में थोड़ा सा इन पासिंग उन्होंने कह दिया कि जो अनडिस्प्यूटेड डॉक्यूमेंट्स हैं कोर्ट उनको देखेगा। पढ़ने से ये लगता है कि अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट एक्चुअली एडमिटेड बीच में कोई किया है, फॉर उन्होंने रिजॉइंडर के अंदर बीच में डिस्प्यूट नहीं किया, या उनका आपने कोई डॉक्यूमेंट या कोई पब्लिक डॉक्यूमेंट अगर आपने बीच में रेज कर दिया, प्लेस कर दिया और रिकॉर्ड के ऊपर, वो भी पढ़ा जा सकता है। यहाँ पे जाके दोनों तरीके की आपको जजमेंट्स वगैरह मिलती हैं, लेकिन मेरा काम आपको यही है कि मुख्तलिफ गोलियाँ देना कि आपने किस तरीके से अपने मुकदमे को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। आप तो आगे से कहेंगे, अगर मैं आपके खिलाफ हो रहा हूँ और आप आके कह रहे हैं कि जी ये मेरा जो मैं डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर रहा हूँ वो भी आप बीच में देखें, तो आप कहेंगे नहीं जी प्लेंट के साथ जो होता है, या मैं तो 2000 आपके खिलाफ खेलूँगा। PLD 2005 सुप्रीम कोर्ट 511 जो पहले जजमेंट लिखाई है,
नुक्ता सिर्फ ये है कि हर जजमेंट ने थोड़ा बहुत अलग बात की हुई है, आपने उसको खेलना किस तरीके से, ये आपका गुर है, आपका तरीका है अपने आर्ग्यूमेंट्स के दौरान कि हाउ यू गो अबाउट इट, और ये आपकी स्ट्रेंथ है। सो दिस इज़ हाउ यू प्ले अबाउट इट। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि उसमें 2008 SCMR 650 में, 2008 SCMR 236 में, 2002 SCMR 338 के अंदर ये बार बार फरमाया गया है कि डिफेंस को नहीं देखा जाएगा, रिटन स्टेटमेंट को नहीं देखा जाएगा। एक चीज़ आपको ये भी बीच में देखने की इंपॉर्टेंट चीज़ ज़रूरत होगी, और इसके बाद आगे बारे में आगे जमा करवाएं। 711 जमा कब करवानी है? कई दोस्त 711 का जिक्र रिटन स्टेटमेंट के अंदर कर देते हैं, कई दोस्त रिटन स्टेटमेंट जमा करवाने के बाद करवा देते हैं। मेरी तरह के जो तंग करने वाले होते हैं वो पहले ही 711 जमा करवा देते हैं, ताकि 711 के ऊपर तो दूसरे को तंग करें साल डेढ़ साल, तो उसके ऊपर इसको बीच में निकाल लेंगे, लंबा करें, खींचें, तंग करें इस तरीके से। और अगर है तो ये वाला गुर भी बीच में इसमें मौजूद है, इसके बारे में भी थोड़ी सी आगे बात करेंगे। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत आपका बीच में सोचने का कि ये कार्ड आपने इस्तेमाल कब करना है। कई दफ़ा ऐसे होता है आप टाइम पे नहीं इस्तेमाल करते, तो वो फिर वो चीज़ आपके खिलाफ जाती है, कहते हैं अब नहीं हो सकता, आपने तो मान लिया हुआ है, मुख्तलिफ नुक्ते वगैरह जो किए हुए। तो ये चीज़ें डिपेंड करती हैं, बट वंस अगेन ये आप बीच में देख लीजिए। 2008 SCMR 236 भी ये कहता है रिटन स्टेटमेंट नहीं देखनी, 94 SCMR 826 भी ये कहता है नहीं देखनी। और इम्पॉर्टेंट ये कहा जाता है, प्रिंसिपल ये यूज़ किया था, कॉन्टेंट्स ऑफ द प्लेन्स आर रिक्वायर्ड टू बी एक्सेप्टेड ऑन देयर फेस वैल्यू। माना के देखने में लगता है कि ये मुकदमा साबित नहीं हो सकेगा, ये किस तरीके से साबित होगा, लेकिन उसको ऐसे तस्वर किया जाता है कि ये प्लेंट दुरुस्त है, अब देखें कि अब मुकदमा बनता है कि नहीं। यानी कि इम्पॉर्टेंट चीज़ ये था आपने ढूंढनी है कि कोई इम्पॉर्टेंट उनसर कॉज ऑफ एक्शन का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा जो कि उस प्लेंट में से मिसिंग हो, वो अगर प्लीड ना किया हो तो देन यू कैन से कॉज ऑफ एक्शन नहीं बनता, खारिज कर दिया जाए। सो ये है प्लेंट हेल्ड। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, प्लेंट को प्रॉपर्ली स्टैम्प नहीं किया गया, उसको फिर भी प्लेंट तस्वर किया जाएगा। कोर्ट ने उस पर ऑर्डर नहीं किया, बी और सी की बात अलग है। अगर प्रॉपर्ली स्टैम्प नहीं है तो फिर भी प्लेंट तस्वर की जाएगी। PLD 1984 सुप्रीम कोर्ट 289 पे बात हुई है। सो बेसिकली ए के बारे में बेसिकली इतना भी कहना है। ये कार्ड्स आपको मैंने बीच में दे दिए हैं जिनके ऊपर आपने खेलना है, और इसमें तो कहानी ये है कि आपने जो सारे का सारा उनसर है आपने उसके अंदर प्लेंट के अंदर ही ढूंढना है कि इसका नहीं बीच में कॉज ऑफ एक्शन बनता। आप ये कह सकते हैं इस बंदे का नहीं बनता या मुकदमा ही नहीं बनता। दिस इज़ डिफरेंट फ्रॉम डी में जो हम आगे जाके बीच में बात करेंगे कि लॉ है, लॉ में बार हुआ हुआ है, कॉज ऑफ एक्शन तो बनता है, मगर लॉ ने एक्चुअली कहा है कि नहीं ये मुकदमात इस नौयत के नहीं चल सकते, या यहाँ नहीं चल सकते, या लिमिटेशन के तहत नहीं चल सकते, या 15 और बीच में रीजंस वगैरह हैं। मैंने 38 बीच में कवानीन निकाले हैं, वो भी मैं आपको बीच में भी लिस्ट में दिखाऊंगा। इंपॉर्टेंट चीज़ सारी की सारी आपसे डिस्कस करने की ये है कि A, B, C और D के अंदर अलग-अलग हो क्या रहा है, ये भी अपने ज़हन के अंदर रखिए कि A के अंदर ये कहा जा रहा है कि कॉज ऑफ एक्शन ही नहीं बनता, D के अंदर कॉज ऑफ एक्शन बनता है। यानी कि आपने मुकदमा देख लिया और कॉज ऑफ एक्शन बनता है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप बीच में कहेंगे 711 से बंद ही नहीं। फिर आपने ये देखना है कि इसके ऊपर कोई ऐसा मुझे कानून मिल सकता है डी के तहत कि जिसके तहत मैं उड़वा सकूं। 711 का एक तरीके से ये उसने तो एक्चुअली जो मैंने आपको फिल्म शुरू में दिखाई थी इंडियाना जोन्स ने सीधी पहली गोली पे ही मार दिया, आपके पास 4 गोली है। सो आपने बेसिकली अपने जहन में देखना है, पहला कॉज ऑफ एक्शन के ऊपर देखें। अमूमन अगर थोड़ा बहुत भी काबिल वकील है तो पहली वाली गोली से मुश्किल ही बीच में होगा, बिकॉज उसने कहानी तो कम से कम इस तरीके से बीच में लिख दी होगी कि जिसके ऊपर डी में नहीं उड़ेगा। आपको अब ज़्यादातर लड़ाई मार कुटाई ए में नहीं उड़ेगा, ज़्यादातर लड़ाई आपको डी में होगी। बी और सी भी कोई इतनी पावरफुल नहीं है, क्योंकि बी और सी के अंदर ये होता है कि आप कहते हैं दूसरी पार्टी का खर्चा कई बंदे होते हैं पैसे बचाने के लिए अंडर वैल्यू करके बीच में जमा करवा देते हैं, और अगर ज़्यादा मालियत का पूरे 15,000 लगवाने और आपको पता है कि उसने तंग करने के लिए बीच में मुकदमा जमा करवाया है, तो उसको हो सकता है कि आप फिर बी और सी के ऊपर बीच में जाके खेलें और वो कहेंगे यार मैं क्या 15,000 रुपये बीच में इसके अंदर निकालें। 1 करोड़ रुपए की एक्चुअली उसने फॉर एग्जांपल जाके दावा कर दिया कि जी मेरे साथ बड़ी ज़्यादती हो गई और मुझे फ़लाँ ने कह देता, और आपको कोई कह के गए कि मैं तुझे सबक सिखाऊंगा ये करूँ। उसको चेकमेट करने का क्या चलो ठीक है,
15,000 रुपये तो बीच में जमा करवाना, करोड़ रुपए अगर तुम बीच में क्लेम कर रहे हो तो उसको आप बीच में उसके साथ फिर ये इस तरीके से खेल सकते हैं। और अमूमन ऐसे जो लोग वगैरह होते हैं वो 15,000 का खर्चा वगैरह नहीं करते, कोर्ट फी रोक के रखते हैं, दावा बीच में जमा करवा देते हैं और उसके बाद के जी बाद में होगा। तो उसको तंग करने के लिए फिर आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप जाके कहेंगे BSE के को आप पुश करेंगे। कोर्ट फी एक्ट और सूट वैल्यूएशन एक्ट आपको शायद मेरे से बेहतरी बीच में पता होगा, उसके अंदर हम ज़्यादा डिटेल के अंदर नहीं जाएंगे, बल्कि बिल्कुल डिटेल के अंदर नहीं जाएंगे, वो आप बीच में देख सकते हैं कि क्या प्रॉपर तरीके मैं आपको बीच में डिस्कस करूँगा कि इम्पॉर्टेंट केस लॉ वगैरह क्या है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इम्पॉर्टेंट चीज़ ये सवाल पहले तो काफ़ी ये बीच में खड़ा रहा और दूसरी नौयत के भी दोनों साइड के ऊपर आपको जजमेंट्स मिलती हैं कि ऑर्डर 7 रूल 11 B और C अपील्स को लगेंगे कि नहीं। 1984 में जाके ये बीच में सेटल हुआ कि अपील की भी के लिए भी जो वैल्यूएशन वगैरह बीच में है और उसके मुताबिक भी अगर बीच में जमा करवाना है, 84 है सुप्रीम कोर्ट 289 ने कहा कि ऑर्डर 7 रूल 11 B और C अपील्स के ऊपर भी लागू होते हैं। ये एक अजीब सी मुझे जजमेंट मिली, मुझे खुद नहीं इसकी मैंने पढ़ के समझने की कोशिश की, मुझे समझ नहीं आई, लेकिन शायद कभी आप इस्तेमाल कर सकें। PLD 2003 कराची 284 कहती है कि ऑर्डर 7 रूल 11 CPC B एंड C हाई कोर्ट्स पे लागू नहीं होती। आई डिड नॉट एक्चुअली अंडरस्टैंड कि इस जजमेंट में क्या हुआ। अपने उसमें रजिस्टर में रख लीजिए, शायद किसी ज़रूरत हो। प्रॉबली ओरिजिनल जूरिसडिक्शन के अंदर, इसके अंदर सिंध के अंदर बीच में मामला चल रहा था, उनकी ओरिजिनल जूरिसडिक्शन है, वहाँ पे उन्होंने जाके बीच में कहा, मगर किस तरह कह दिया आई एम नॉट श्योर। इम्पॉर्टेंट नुक्ता इसके अंदर ये है, अच्छा अपील के अंदर फॉर एग्जांपल आपने मैं किस दोस्त से पूछना चाहूँगा, आपने एक वैल्यूएशन लिख दी, कोर्ट ने कहा कि नहीं जी ये वैल्यूएशन नहीं है, ये इसकी वैल्यूएशन इतनी होनी चाहिए और इतनी स्टैम्प ड्यूटी, वो आपने बीच में कर दी, मुकदमा बीच में डिसाइड हो गया। अल्टीमेटली जाके अपील के लिए आप कौन सी वैल्यू देखेंगे? कोर्ट की वैल्यूएशन देखेंगे जो आपने प्लेंट में लिखी हुई है, जो कोर्ट ने डिटरमाइन की है वो आप अपील के लिए नहीं, अपील के लिए जजमेंट्स मौजूद हैं। यहाँ पे बेसिकली इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि इट्स अ डिस्प्यूटेड क्वेश्चन, आप सर ला रहे हैं, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। 99 MLD 985 के मुताबिक वो वैल्यू एक्चुअली बीच में लगाई जाएगी जो कि ट्रायल कोर्ट ने बीच में फिक्स की है, प्रॉपर वैल्यू, उसके मुताबिक आप बीच में जाएंगे। आपको मैंने ये बीच में ऑर्डिनरी पढ़ने से भी ये बीच में नज़र आता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट केस है, सिद्दीक खान का केस है 84 सुप्रीम कोर्ट 289, और भी मल्टीपल जजमेंट्स हैं जिसमें लिखा हुआ है कि ऑब्लिगेटरी है, लाजमी है कि एक चांस डेफिशिएंसी को ख़त्म करने के लिए देना लाजमी है। अगर आपको वो नहीं बीच में देते तो वॉइड ऑर्डर तस्वर किया गया है। अपील में भी ये नुक्ता लागू होता है और सूट के अंदर भी ये नुक्ता लागू होता है, इस पर भी जजमेंट्स मौजूद हैं। टाइम के अंदर अगर आप नहीं बीच में जमा करवाते तो दिस कैन लीड टू द डिसमिसल ऑफ योर सूट। B और C के तहत बीच में किया जा सकता है। 1986 CLC 123 ये बीच में कहती है कि लाजमी नहीं है कि खारिज किया जाए, पार्टीज ऑब्जेक्ट करेंगी तो तब होगा। थोड़ा सा फ़र्क है, मेरे ख्याल में गलत कानून है, लेकिन 86 CLC 123 भी अपने पास आप बीच में लिख सकते हैं जिसके ऊपर होता है। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, अब ये भी जजमेंट की डिटरमिन कोर्ट फ़ी और वैल्यूएशन करनी किस तरीके से, इस पे जजमेंट है 2000 MLD 1611। यहाँ पे भी ये लिखा हुआ है कि सिर्फ प्रेयर को नहीं देखा जाएगा, ओवरऑल सूट की नौयत को देखा जाएगा। लिमिटेशन का क्या इसके ऊपर असर होगा, ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ देखनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोर्ट जब आपको ऑर्डर करता है कि भाई अब आपकी वैल्यूएशन गलत है, इतनी स्टैम्प ड्यूटी करें, बाय दैट टाइम लिमिटेशन ख़त्म हो गई हुई है सूट जमा करवाने की, तो उसका क्या ये ऐसे केस के अंदर आपके ख्याल के अंदर सूट टाइम बाद तस्वर होगा कि अलाउ किया जा सकता है कि कोर्ट फ़ी आपकी आप जो आपकी डिस्क्रिपेंसी है वो पूरी की जाए? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ इम्पॉर्टेंट चीज़ नोट करने की ये है, बाय द टाइम
आपका आपका मौक़िफ़ ये होगा फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर मैं सामने से पेश हो रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि आपने जो दावा जमा करवाना था विद इन 3 ईयर्स फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जमा करना, 3 साल में आपने प्रॉपर्ली स्टैम्प्ड दावा जमा करवाना था। चूँकि आपका दावा प्रॉपर्ली स्टैम्प नहीं है तो हमारे नज़दीक ये एक्चुअली दावा ही नहीं तस्वुर होगा। एक आर्गुमेंट ये है। और अब आके कोर्ट नहीं 3 साल के बाद कह सकता, 2 साल मुकदमा चलता रहा, चौथे साल कोर्ट कहता है कि भाई ये स्टैम्प फी की डिस्क्रिपेंसी करें, तो आप ये आर्ग्यू नहीं कर सकते कि मेरे फेवर में वेस्टेड राइट है। कोर्ट की जजमेंट्स ये 88 CLC 1311 और 84 सुप्रीम कोर्ट 289 के अंदर ये लिखा गया है कि तस्वुर यही किया जाएगा कि दावा अगर टाइम के अंदर जमा हुआ तो टाइम के अंदर जमा हुआ। अब उसके अंदर अगर कोई डिस्क्रिपेंसी करनी है, उसका लिमिटेशन ऑफ द सूट से कोई ताल्लुक नहीं है, उसकी वजह से नहीं होगा। हाउएवर अगर कोर्ट ने, जैसे आप क्या समझ रहे थे, कोर्ट ने टाइम दिया और उसके अंदर आपने नहीं बीच में किया, तो उसके ऊपर खारिज किया जा सकता है, लेकिन उसको आप लिमिटेशन नहीं कहेंगे, उसको आप कहेंगे एक्चुअली नॉट कंप्लायंट बी या सी के तहत बीच में खारिज हुआ है, नॉन कंप्लायंस के ऊपर बेसिकली खारिज हुआ है और इस पर नहीं हुआ। ये मिसलेनियस केस लॉ है जो कि आपके लिए किए हुए हैं। बी और सी थोड़ा बहुत बीच में सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मैंने जमा तो आपके लिए काफ़ी कर दी है, ज़्यादा डिटेल के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं। इम्पॉर्टेंट जो है इसके अंदर प्रॉब्ली आज के लेक्चर के अंदर सबसे ज़्यादा है डी 711 का डी, यानी डी के अंदर क्या लिखा हुआ था जी, डी इज़ कि वेयर द सूट अपेयर्स फ्रॉम द स्टेटमेंट इन द प्लेंट टू बी बार्ड बाय एनी लॉ। अब यहाँ पे लोग रुक जाते हैं। बार्ड बाय एनी लॉ का क्या मतलब है जी? लॉ का क्या मतलब होता है? नहीं, लॉ का क्या मतलब है? कौन सा कानून? सिर्फ स्टैट्यूट? नहीं, ऑर्डिनेंस है, चले एक्ट हो गया। 2-4 इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें नोट करने की है। क्या ये सिर्फ स्टैट्यूट्स की हद तक है? जजमेंट्स की हद तक भी बीच में 711 लागू किए गए हैं। फॉर एग्जांपल आप देखते हैं प्रीएम्पशन के केसेस के अंदर, प्रीएम्पशन के केसेस के अंदर एक्चुअली कई केसेस बीच में खारिज किए गए इस चीज़ में कि ये दावे के अंदर डिटेल्स नहीं लिखी गई, प्रीएम्पशन की तलबों की बीच में डिटेल्स वगैरह नहीं लिखी गई, कब पता चला, कैसे किया गया, वो सारी नहीं आपने बीच में सप्लाई की, तो इसकी बेसिस पे भी खारिज हुई। तो वहाँ से ये थोड़ा लगता है कि लॉ की इंटरप्रिटेशन के अंदर बीच में केस लॉ भी आ जाता है। ये जजमेंट भी बीच में आपको मिलेगी कि जिसके अंदर ये लिखा हुआ है कि सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन भी आ जाती है, रूल्स और रेगुलेशंस के ऊपर भी बीच में आ जाती है। वहाँ पे जाके थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है कि क्या कानून के रूल्स या रेगुलेशंस के तहत कोर्ट की जुरिस्डिक्शन ख़त्म की जा सकती है। वहाँ पे आप फिर और कानूनी नुक्ते बीच में आर्ग्यू करते हैं, लेकिन जजमेंट्स ये मौजूद हैं कि हाँ, रूल्स, रेगुलेशंस एंड एक्चुअली लॉ की, जहाँ पे लॉ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है इसके अंदर ये सारी की सारी एंड जजमेंट्स भी बीच में आ जाती। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ नोट करने की इसमें ये है कि लॉ का मतलब कि लॉ के अंदर सीपीसी भी आ जाती है। इंपॉर्टेंट चीज़ नोट करने की ये है कि सीपीसी के अलावा कवानीन नहीं, सीपीसी के अंदर भी काफ़ी बार्स मौजूद हैं, और सीपीसी के अंदर कौन कौन से बार्स मौजूद हैं वो बीच में एक सेकंड, ये वाला गलत सफ़र आ गया, एक सेकंड। सीपीसी के अंदर कौन कौन से बार्स हैं ये ज़रा प्लीज़ एक दफ़ा देख लेते हैं। एक सेकंड के लिए मैं सर आगे चलते हैं जी। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये हम बात कर रहे थे कि सीपीसी के तहत कौन कौन से बार्स मौजूद हैं, ये ज़रा नोट कर लीजिए। इम्पॉर्टेंट सेक्शन 11 क्या चीज़ है, यानी कि आप एक ग्राउंड से 711 में ये ले सकते हैं रेस जुडिकाटा की कि जी ये वाली चीज़ तो पहले डिटर्मिन हो चुकी हुई है। रेस जुडिकाटा का थोड़ा सा आपको याद दिलाता जाऊँ कि मेरिट्स के ऊपर डिटर्मिन हुआ होना चाहिए केस। अगर आप रेस जुडिकाटा बीच में आगे कर रहे हैं, अगर मेरिट्स के ऊपर नहीं हुआ तो वहाँ पे देन एक्चुअली रेस जुडिकाटा शायद ना लगे, शायद कह रहा हूँ बिकॉज उसके अंदर भी केसेस डिपेंड करते हैं। दूसरा एग्जांपल एक्चुअली बार अंडर क्या है, सेक्शन 12(2) सीपीसी के तहत भी बार है। वहाँ पे क्या वो क्या चीज़ है, फ्रॉड मिसरिप्रेजेंटेशन के ऊपर आप फ्रेश सूट नहीं करवा सकते हैं, आपको एप्लीकेशन 12(2) के तहत देनी पड़ेगी। अगर किसी ने अलग सूट कर दिया तो आप 711 के तहत उसको खारिज करवा सकते हैं। आके वो कह रहा है कि बड़ा फ्रॉड हो गया, ये हो गया, वो हो गया और इस तरीके से, और उसमें अगर वो आके ये कहता है कि फ़िलहाल प्रोसीडिंग्स के अंदर हुआ तो
तो वहाँ पे आप उसको चिट कर देंगे, वहाँ पे आप कहेंगे कि आप खुद कह रहे हैं कि जी प्रोसीडिंग्स के अंदर हुआ, तो 12(2) का बाहर यहाँ पे बीच में लग जाता है। अब वहाँ पे आपको ये भी बीच में देखना पड़ेगा उस जगह के अंदर कि वहाँ पे CPC लगती है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल कई ट्राइब्यूनल्स वगैरह के पास भी होगा, वहाँ पे फिर आपकी बहस और आपकी काबिलियत पे डिपेंड करेगा कि आप CPC को किस तरीके से लागू करवाते हैं और 12(2) को किस तरीके से बीच में लागू करवाते हैं। बिकॉज कई ट्राइब्यूनल्स हैं और इसमें भी आर्गूमेंट इन सो फार एज एक्चुअली रिक्वायर्ड CPC लागू होगी या अपना स्पेशल उन्होंने कोई बीच में मैकेनिज्म वगैरह दिया हो, तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी देखनी पड़ेंगी। ऑर्डर 1 रूल 8 क्या चीज़ है बता सकते? रिप्रेजेंटेटिव सूट की बेसिकली बात की गई है कि किसी के बिहाफ के ऊपर आपने बीच में अगर एक ही कैटेगरी के अंदर से लोगों ने किया हुआ तो हर दफ़ा एक हमसाई की तरफ से मुकदमा और एक और हमसाई की तरफ पब्लिक न्यूज़ का फॉर एग्जांपल अगर एक मुकदमा बीच में ऑलरेडी चल रहा है और वो डिटर्मिन हो गया और वो खारिज हो गया तो हमसाया आ गया कि नहीं जो मेरी बारी, तो वहाँ पे आप जाके बीच में ऑर्डर 7 रूल 11 के अंदर यूल से कि ये ऑर्डर 1 रूल 8 का यहाँ पे बीच में बाहर है, ये ऑलरेडी वहाँ पे डिसाइड हो चुका हुआ है, वहाँ पे ऑलरेडी खारिज हो चुका हुआ है, तो ये वाले साहब भी वहाँ पे बीच में पाबंद हैं उसके। इसके साथ साथ ऑर्डर 2 रूल 2 क्या चीज़ होती है? चौथा बार ऑर्डर 2 रूल 2 का CPC के अंदर नहीं यार, 50 के सामने बिजली करवा रहे हैं मेरा एसोसिएट, इसलिए मेरा उसके साथ मजाक है बीच में, नहीं बल्कि मुझे ये भी नहीं कहना चाहिए मेरा एसोसिएट हम किसी और जाएगा। ऑर्डर 2 रूल 2 के अंदर होता है कि आपने सारे का सारा बीच में अपना क्लेम करना था, अगर आपने नहीं बीच में क्लेम किया, आपने कोई रिलीफ वगैरह, उसके ऊपर बाद में जाके आप दावा नहीं कर सकते, बाद में जाके आप ये नहीं बीच में आर्ग्यू कर सकते कि जी वो तो उसके लिए था और अब मैं उसके लिए कर रहा हूँ। अगर आपकी कोई रिलीफ बनती थी ओरिजिनल के अंदर तो यू आर ऑर्डर 2 रूल 2 के तहत यू आर डीम्ड टू हैव रिलिंक्विश्ड दैट क्लेम गिवन दैट आप दोबारा आप नहीं कर सकेंगे। सो ऑर्डर 2 रूल 2 के तहत ये 2006 CLC 1352 भी आप बीच में चेक कीजिएगा। इट्स एन इंटरेस्टिंग केस। एक मैं आपको एग्जांपल देता जाऊँ कि प्रॉब्ली सबसे ज़्यादा मुझे जिस मुकदमे के अंदर मज़ा आया पिंडी के अंदर एक्चुअली था, मैंने इस्लामाबाद के अंदर था, इस्लामाबाद सिविल कोर्ट के अंदर केस में बीच में आगे करा, तो बहुत टॉप की फर्म है, प्रॉब्ली टॉप उनके जो लीड लॉयर प्रॉब्ली टॉप 3 लॉयर्स के अंदर कंसिडर होगा। बैरिस्टर उन्होंने अपने चैम्बर्स के अंदर बीच में रखे हुए थे। बैरिस्टर ने स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट तो पढ़ा नहीं होता, तो बैरिस्टर साहब ने एक्चुअली मेरे क्लाइंट ने एक्चुअली उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था, काम उन्होंने सही तरह नहीं किया, हमने उनको पैसे नहीं दिए, बनता था सीधा सीधा सूट फॉर रिकवरी ऑफ मनी। उन्होंने सूट फॉर परमानेंट इंजंक्शन जमा मैंडेटरी सूट फॉर मैंडेटरी इंजंक्शन जमा करवा दिया कि जी इनको इंजंक्शन परमानेंट इंजंक्शन इनके खिलाफ पास किया जाए, डायरेक्टिंग दम टू प्रेयर की भी मुझे नहीं समझ आई। पहला वाला तो स्पेसिफिक, और वो आप फॉर एग्जांपल बैरिस्टर्स जो है ना, अगर आप कभी उनके अगेंस्ट इंक्लूडिंग मी अगर आप बीच में उनके अगेंस्ट कभी जाएँ तो उन्होंने स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट नहीं पढ़ा होता। प्रेयर कैसे बनाते हैं उनको आप पढ़ने से ही पता चल जाता है कि इसको नहीं बीच में पता, तो वो जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की रिक्वायरमेंट्स वगैरह होती हैं वो फुलफिल नहीं करते। पहला दावा तो मैंने एक्चुअली गलत क्लेंट और ये गलत सारी की सारी इसके ऊपर खारिज कर दिया कि जिसको जमा करवाना चाहिए था सूट फॉर रिकवरी, इसने जाके सूट फॉर मैंडेटरी इंजंक्शन करवा दिया, और पैसों के मामले में वैसे भी मैंडेटरी इंजंक्शन नहीं बनता, तो ये वाला सूट तो गया। ऑर्डर 2 रूल 2 का मजाक मैं बीच में ये बता रहा हूँ कि अगली दफ़ा वो फिर एक और बड़े वकील के पास चले गए, उन्होंने एक और दावा जमा करवाया। तो पहले दावे के अंदर उन्होंने जो प्रेयर्स वगैरह सारी मांगी हुई थी, ये वाली तो रिकवरी ऑफ मनी का तो उन्होंने प्रेयर ही नहीं मांगी हुई थी। तो दूसरे दावे में जब आए तो मैंने फिर ऑर्डर 2 रूल 2 खेला वहाँ पर। तो आप 7-11 में भी तो वहाँ पर उनकी बेसिकली चीखें निकल गई बीच में, हो भी यही रहा। आपको नुकता आपको मैं पॉइंट आउट करने की यही सारी की सारी चीज़ें कर रहा हूँ। वहाँ पर जाके मैंने फिर 7-11 दूसरे के अंदर भी दे दी, पहला तो उड़वा दिया तो दूसरे के अंदर दूसरी दफ़ा दे दी कि जी ऑर्डर 2 रूल 2 के साथ बीच में पढ़ लें। तो इन बार्स के साथ आप कैसे खेलते हैं, क्या करते हैं, वो भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है ये चीज़ नोट करने की। वो अब बीच में देख लीजिएगा, वो वाला मामला मुकदमे में भी मैंने चित कर दिया उनको, अच्छी बात है। ऑर्डर 9 रूल लाइन क्या चीज़ है जी? प्लेंटिफ के खिलाफ अगर डिग्री पास हो गई कोई बीच में कि उसको कहता हूँ हाजिर नहीं हुआ 8 के तहत,
वहाँ पे बीच में अगर आप ऑर्डर 9 रूल 9 देखें तो सूट अलहदा सूट को बार किया गया। आपकी रेमेडी क्या होगी? 9 सेटिंग सेट है, रेस्टोरेशन की तो नहीं होगी ना बीच में, इसमें से डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ, उसने बीच में ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस जाके उसने जो भी उसके सामने था उसकी बेसिस ऑफ डिपेंडेंट की हाजिरी में डिसाइड कर। ऑर्डर 21 रूल 62 क्या चीज़ है जी? 2162 और 2103 आप दो देख लीजिए। एग्जीक्यूशन के अंदर बेसिकली ये हैं, उसमें लिखे हुए हैं अगर कोई क्वेश्चंस बीच में प्रॉपर्टी जो है जिसके खिलाफ एग्जीक्यूशन हो रही है उसके बारे में अगर कोई क्वेश्चंस वगैरह आते हैं, वो रूल 62 के तहत एग्जीक्यूटिंग कोर्ट डिसाइड करेगा, वहाँ पे फ्रेश सूट नहीं होगा। सूट अगर कोई जमा करवा देता है तो आप 711 जमा करवाएंगे इसके साथ, या फिर अगर के रूल 97 या रूल 100 की एप्लीकेशंस बनती हैं तो रूल 103 ये कहता है कि वहाँ पे भी सूट नहीं बनता। तो कई बंदे होते हैं बीच में इस तरीके से, सो वहाँ पे भी आप खारिज करवा सकते हैं। ऑर्डर 23 रूल 1 एंड 2 क्या होता है जी? वहाँ पे भी एक बार मौजूद है। ऑर्डर 23 रूल 1 क्या है? अभी तुम बीच में कह रहे थे अभी विड्रॉल ऑफ सूट के अंदर अगर आप 23 के अंदर आप विदाउट परमिशन टू रीफाइल आप बीच में कर दें और विड्रॉ कर लें तो वो फिर उसके बाद आप दोबारा नहीं जमा करवा सकते। इंपॉर्टेंट चीज़ ये, कई दोस्त कई दफ़ा ये बीच में करते हैं कि आप परमिशन मांगना भूल जाते हैं, उसके बाद मुकदमा वापस ले लेते हैं कि या कोर्ट इजाज़त नहीं देता तो फिर आप दोबारा रीफाइल नहीं कर सकेंगे। कोर्ट अगर आपको इजाज़त देगा तो आप होगा, अदरवाइज यू कांट रीफाइल, देयर इज़ अ बार। तो अगर आपको इजाज़त के बगैर कोई दूसरा मुकदमा जमा करवा देता है या कोर्ट से छुपाता है या अगर उसमें जिक्र करता है कि मैंने विड्रॉ करके दोबारा जमा करवाया, कोर्ट ने स्पेसिफिकली परमिशन टू रीफाइल नहीं दी हुई, तो आई विल फाइल 711 की एप्लीकेशन एंड गेट योर प्लेंट रिजेक्टेड ऑन दिस ग्राउंड। और फिर ऑर्डर 29 रूल 1 में ये क्या चीज़ है? कंपनीज वगैरह की तरफ से अगर कोई बीच में सूट जमा हो रहा है, हाँ, डायरेक्टर्स ने अगर ऑथराइजेशन नहीं दी हुई, इसको भी बार के तौर के ऊपर ही लिखा गया है। प्रॉब्ली बार तो शायद इसको आप ना कंसिडर करें, लेकिन हम अगर ऑथराइजेशन के बगैर सूट है, ये तो हो गए CPC के तहत। उसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है तमाम दोस्तों को बताने की कि और कवानीन भी बेशुमार ऐसे मौजूद हैं जहाँ पे स्पेशल कवानीन बीच में बना दिए जाते हैं। स्पेशल एक्चुअली एरियाज़ होते हैं जिसके तहत आप नहीं बीच में जमा करवा आपको रोक दिया जाता है कि आप सिविल कोर्ट नहीं जा सकते। ये कोई तकरीबन मैंने आपके लिए बीच में इन स्लाइड्स के अंदर निकाले हैं, एक सेकेंड, 42 तो 43 तो मैंने ऑलरेडी 43 इसमें निकाल लिए हैं, और भी बेशुमार कवानीन हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पॉइंट आउट करने की ये है कि अगर कोई दावा जमा होता है किसी अथॉरिटी के अगेंस्ट होता है या किसी ख़ास एरिया में होता है तो उसका जो कानून है वो ज़रूर पढ़ें। अगर आपके जहन में मालूम है कि इस तरीके का कोई ना कोई और फोरम बना है, फिर तो डेफिनेटली जाके पढ़ें, डेफिनेटली कोई ना कोई बार होगा, या कोई ना कोई अगर किसी अथॉरिटी के अगेंस्ट है तो ये कोऑपरेटिव के मामले हैं और भी हैं बीच में। कोई कई कवानीन के अंदर ऐसी रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि पहले नोटिस देने की रिक्वायरमेंट होती है, नोटिस ना दें तो बाहर हो जाता है। कई कवानीन के पास कवानीन में ऐसी रिक्वायरमेंट्स होती हैं पार्टनरशिप एक्ट के अंदर, और अगर फ़ौरन आप कंपनी है कंपनीज एक्ट के तहत कि आप अपने आप को रजिस्टर करवाएंगे मुख्तलिफ जगह के ऊपर या प्लेस ऑफ बिजनेस रजिस्टर करवाएंगे, वरना आप बीच में कि इसको कहते हैं आपके खिलाफ तो सूट हो सकता है लेकिन आप खुद नहीं कर सकते, पार्टनरशिप एक्ट के अंदर भी बीच में मौजूद। इस तरीके का इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पॉइंट आउट करने की, ये अगर आपके पास इस तरह नौयत के मुकदमे आते हैं, एक तो मेरी लिस्ट देख लीजिए, दूसरा इस पे जो बेस्ट किताब है वो आमिर रज़ा साहब की है। आमिर रज़ा साहब ने ऑर्डर 7 रूल 11D के तहत जो बीच में जितनी कमेंट्रीज दी उन्होंने इस डन अ वेरी गुड जॉब, सारे के सारे इनको और केस लॉ को भी इकट्ठा करके कर दिया हुआ। ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा, आप सारे दोस्तों को जल्दी से मैं बीच में जो इम्पोर्टेंट है एक दफ़ा पढ़ देता हूँ सारे, ताकि आपके जहन में आ जाए कि मोहम्मद ने एक ज़माने में बीच में बताया था इस तरह करके कोई सिलसिला वगैरह है, यहाँ पे बार्स मौजूद है, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं। आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 के अंदर सेक्शन 28 और 28 नहीं बल्कि 32 है, 32 के अंदर ये लिखा हुआ है अवार्ड और अग्रीमेंट को सिर्फ आर्बिट्रेशन एक्ट के तहत ही चैलेंज किया जा सकता है, सूट नहीं जमा करवाया जा सकता। अगर कोई बंदा जाके सूट जमा करवा देता है तो वहाँ पे सेक्शन 32 का बार लगता है, आप उसको खारिज करवा सकते हैं।
इंपॉर्टेंट चीज़ नोट करने की है, अगर किसी ने आर्बिट्रेशन एक्ट नहीं बना किया हुआ तो सूट पर डिक्लेरेशन डिक्लेयर दैट सच एंड सच एक्ट की एग्रीमेंट इज इसको कहते हैं इलीगल या इस तरीके से नहीं हो सकता, वो आप इसको नुक्ते के ऊपर उड़वा देंगे कि 32 का 12 अगर आपने इसको चैलेंज करना था या अवार्ड के साथ था तो आर्बिट्रेशन एक्ट खुद प्रोसेस करता है, दाखिल तो आर्बिट्रेशन को वो सिविल कोर्ट के अंदर ही होना है, मगर इम्पॉर्टेंट चीज़ ये नोट करने की है कि आप उसको किस तरीके से चेक करते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ फॉर एग्जांपल ये है, पार्टीज़ के दरमियान अगर आर्बिट्रेशन का एक एग्रीमेंट हुआ है, एक मुआहदा हुआ है, उस पर आप मुकदमा कर रहे हैं, आर्बिट्रेशन क्लॉज उसके अंदर लिखा हुआ है, उसके अंदर आर्बिट्रेशन क्लॉज लगा हुआ है, तो क्या सिविल सूट बार रहा होगा, 711 में खारिज हो जाएगा? आर्बिट्रेशन क्लॉज अगर है तो क्या आप 711 की एप्लीकेशन देंगे? आप यहाँ पे लिखा गया बार्ड बाय लॉ, यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ बार्ड बाय पार्टी। इंपॉर्टेंट चीज़ नोट करने की ये है कि वहाँ पे जाके आपका सूट खारिज नहीं होगा, एज ए प्लेट रिजेक्ट नहीं होगी। वहाँ पे अगर आप आर्बिट्रेशन एक्ट को क्लोजली देखें, और बाय द वे मैं बताता जाऊँ, अगला लेक्चर आर्बिट्रेशन एक्ट के ऊपर है, बैरिस्टर हसन नवाज साहब आर्बिट्रेशन में स्पेशलाइज करते हैं, उनको मैंने बुलवाया हुआ कि आपको एक्सप्लेन आके दिखाएं कि आर्बिट्रेशन एक्ट क्या है। आर्बिट्रेशन एक्ट के अंदर सेक्शन 34 मौजूद है जहाँ पे लिखा हुआ है स्टे ऑफ प्रोसीडिंग, अगर आर्बिट्रेशन क्लॉज मौजूद है तो सूट खारिज कभी भी नहीं होता। तो कोर्ट अब सूट को स्टे कर देता है और पार्टीज को आर्बिट्रेशन में भेज देता है, आर्बिट्रेशन का जो फैसला आता है वो फिर उसके सामने इम्प्लीमेंट किया जाता है। सो इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके लिए नोट करने की ये है कि कई दोस्त करते हैं 711 में आर्बिट्रेशन कीजिए, आर्बिट्रेशन क्लॉज खारिज कर दिया जाए, लेकिन वो नहीं बनता, सेक्शन 34 की एप्लीकेशन बनती है। और इसमें और भी बहुत कॉम्प्लिकेशन है आर्बिट्रेशन का, अगर आप सिलसिला वगैरह करेंगे आर्बिट्रेशन के मुकदमे के अंदर, मैं खुद बीच में ये कर चुका हूँ एक गलती, और मेरा थोड़ा सा अभी भी बीच में मेरा ख्याल है कि मैं दुरुस्त और रिपोर्ट गलत है बीच में। आर्बिट्रेशन क्लॉज अगर मौजूद है और आपने सेक्शन 34 की स्टे ऑफ प्रोसीडिंग्स की एप्लीकेशन देनी है तो उसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप आर्बिट्रेशन एक्ट में भी जब आप पढ़ेंगे उसमें ये लिखा हुआ है कि यू डू नॉट टेक एनी स्टेप इन प्रोसीडिंग्स। 711 की एप्लीकेशन जमा करवाएंगे तो उसके बाद सेक्शन 34 की एप्लीकेशन आप नहीं जमा करवा सकेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ टू एक्चुअली अंडरस्टैंड इन ऑल ऑफ दिस, और ये थोड़ा सा गहरा नुक्ता है, और इसके ऊपर जजमेंट्स वगैरह 2-3 मेरे खिलाफ ही आ चुके हैं, और मैं भी एक मुकदमा कर चुका हूँ। मेरा मौके पे कोर्ट आप सारे दोस्तों के सामने ये है कि जब आप फॉर एग्जांपल सेक्शन 34 की एप्लीकेशन जमा करवाते हैं, अगर मेरा ख्याल है कि इस कोर्ट के पास किसी और वजह से या XYZ रीज़न की वजह से इसके पास ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, और मैं क्या मैं उस कोर्ट के पास सेक्शन 34 की एप्लीकेशन पहले जमा करवाऊँगा कि 711 करवाऊँगा? इंपॉर्टेंट चीज़ ये, मैंने इस चीज़ के बारे में काफ़ी डिटेल में सोचा। 711 का मतलब ये होता है, ये बल्कि 710 का मतलब ये होता है कि जनाब आप नहीं सुन सकते, आपकी ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। वो मैंने बीच में जमा करवाई, जज साहब ने कहा नहीं जी मैं तो सुन सकता हूँ, मैं करूँगा, ठीक है, उसको मैंने अलहदा बीच में चैलेंज किया। फिर मैंने सेक्शन 34 की एप्लीकेशन जमा करवाई तो कोर्ट ने आके ये कहा कि जी मलिक साहब आपने तो ऑर्डर 7 रूल 10 या 711 की आपने एप्लीकेशन जमा करवा दी थी पहले, तो यू हैव टेकन अ स्टेप इन द प्रोसीडिंग्स कि आप प्रोसीडिंग्स का हिस्सा बन गए, बावजूद इसके कि मैंने बीच में एप्लीकेशन ये जमा करवाई थी कि आप तो सुन ही नहीं सकते, ये तो प्रोसीडिंग्स चलती नहीं है। ये थोड़ा सा टेक्निकल नुकता अप्रिशिएट करने की ये ज़रूरत है कि फॉर एग्जांपल अगर आप सेक्शन 34 आर्बिट्रेशन एक्ट के तहत आप बीच में एप्लीकेशन जमा करवाएंगे ना, तो उसका आपको मैंने कहा कि इट्स एन एप्लीकेशन फॉर स्टे ऑफ प्रोसीडिंग्स। आप क्या चीज़ मान रहे हैं अगर आप सेक्शन 34 की एप्लीकेशन जमा करवा रहे हैं? नहीं, आप ये मान रहे हैं, आप ये मान रहे हैं कि आपके सामने ये मुकदमा चल सकता है, आपकी ज्यूरिसडिक्शन है, मगर सेक्शन 34 के तहत आप प्रोसीडिंग स्टे करें और वहाँ से बीच में फैसला आएगा तो आप इम्प्लीमेंट करेंगे जी कि आप ये प्रोसीडिंग स्टे करें। तो इम्पॉर्टेंट चीज़, जब आप एप्लीकेशंस मुख्तलिफ जमा करवा रहे होते हैं और धड़ाधड़ जमा करवा रहे होते हैं, और उसमें आपको बीच में थोड़ा सा ये बीच में सोच लेना चाहिए कि इसका असर ज्यूरिसडिक्शन के नुक्ते पे क्या बनता है, क्या मैं ज्यूरिसडिक्शन मान रहा हूँ, बाद में डिनाई कर सकूँगा कि नहीं,
और ये सारी की सारी चीज़ें आती हैं। और ये थोड़ा सा टेक्निकल नुक्ता है, मैं ज़्यादा डिटेल में चला गया हूँ, लेकिन आपको बताना सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि सेक्शन 34 और 711 का आपस में थोड़ा सा ज़रा मुश्किल रिश्ता है। उसको अगर आपने डिटेल में बात करनी होगी तो मेरे से कीजिएगा। इसी तरीके से सेक्शन 24 और सेक्शन 32 है बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन एक्ट, चंद चीज़ों के अंदर वहाँ पे बीच में बार करता है। रिट्स फिर भी वैसे जमा हो जाती हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट लैंड एंड बिल्डिंग रिकवरी कॉलोनाइजेशन के केसेस में आर्टिकल 212 क्या चीज़ है जी? 212 हमारे जजेस को करने का बड़ा शौक है, कोई बता सकता है? सर्विस मैटर्स यानी टर्म्स ऑफ सर्विस ऑफ सिविल सर्वेंट के जो मामलात हैं वहाँ पे सिविल सूट नहीं चलेगा, वो कहाँ पे जाएंगे? सर्विस ट्राइब्यूनल के अंदर बीच में जाएंगे। ये भी थोड़ा सा डिस्प्यूटेड, लेकिन कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉई अगर आप हैं, गवर्नमेंट के आप एम्प्लॉई हैं, आपको कॉन्ट्रैक्ट पे रखा हुआ, तो वहाँ पे आप कहाँ पे जाएंगे? हेलो, नज़र आ गया। चलें कंटिन्यू तो फिर भी करते हैं, रिकॉर्ड तो ये अभी हो रहा है। अब आपको मैं ज़ुबानी बीच में आवाज़ बुलंदी बताता रहूँगा। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट है तो वहाँ पे फिर अमूमन मास्टर एंड सर्वेंट का प्रिंसिपल लगता है, और वो कहते हैं डैमेजेस और वो जो करना है वहाँ पे आप जाके सिविल कोर्ट जा सकते हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, सर्विस के लॉज के ऊपर भी जब हम जाके बीच में बात करेंगे, वहाँ पे भी बीच में ये देखना पड़ेगा कि आप सिविल सर्वेंट हैं कि नहीं, और आपके रूल स्टैट्यूटरी हैं, नॉन स्टैट्यूटरी हैं। बड़ा काफ़ी टेक्निकल मामला, लेकिन जट की बात आपको मैं बेसिकली ये बता रहा हूँ कि अगर सिविल सर्वेंट के अगेंस्ट या गवर्नमेंट एम्प्लॉई का कोई मामला आता है तो 711 ज़रूर फेंकिए, आर्टिकल 212 ज़रूर आर्ग्यू कीजिए, लेकिन वो उसके लिए आपको ये फिर दिखाना पड़ेगा कि वो बंदा सिविल सर्वेंट है। अगर आप गवर्नमेंट की तरफ से पेश हो रहे हैं तो फिर आपको मानना पड़ेगा हाँ भाई सिविल सर्वेंट है। उसकी अपनी भी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, लेकिन मुकदमा आप बीच में सिविल सूट इस ग्राउंड के ऊपर आप खारिज करवा सकते हैं। ये नोट कर लीजिए, कॉपीराइट ऑर्डिनेंस के तहत 65 के तहत का बार है। सेक्शन 65 के अंदर डिस्प्लेस पर्सनस के अंदर फॉर एग्जांपल कई मुकदमात इस नौइयत के भी होते हैं कि एम्बेसी को आपने किराए के ऊपर जगह दी हुई है, या एम्बेसी के कई डिप्लोमेट्स को भी इम्यूनिटी हासिल है एक्चुअली मुकदमात से। मुकदमा उनके खिलाफ चल सकता है, नहीं चल सकता, दोनों तरीके के बीच में आपको जजमेंट्स मिलती हैं। इसके ऊपर डिप्लोमेटिक एंड काउंसलर प्रिविलेजेस एक्ट है 1972, PLJ 2000 लाहौर 1974 की भी जजमेंट है। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के तहत एक स्पेशल फोरम्स बीच में बना दिए गए हैं, वहाँ पे भी 711 दी जा सकती है आपके खारिज करवाने के लिए, इधर नहीं उधर जाइए। एवैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी बीच में हैं। ये सारी आपको अथॉरिटीज़ वगैरह बीच में मैं आपको आगे दिखा भी दूंगा, दे भी दूंगा। लेबर लॉज के अंदर भी मुझे कल किसी ने आपके किसी दोस्त ने बीच में कल करके पूछा था, वो भी बीच में इसके अंदर मौजूद है। LDA एक्ट के अंदर सेक्शन 43 का बार है। सूट एक्चुअली लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत बार्ड है। अगर कोई अवार्ड हो गया उसको चैलेंज करने का क्या तरीका है, कोई दोस्त बता सकता है? नहीं, आपको आते सिविल कोर्ट के अंदर ही हैं, लेकिन आप रेफरेंस जमा करवाते हैं यहाँ पे, उनको कहते हैं कि रेफरेंस यहाँ पे बीच में कोर्ट के अंदर भेजें प्रॉपर भी डिटर्मिन करने के लिए। लैंड रेवेन्यू एक्ट में भी इस तरीके से है। पार्टनरशिप एक्ट का सेक्शन 69 क्या कहता है? वो क्या वो सू हो सकती है यार, लेकिन सू करनी वो अपने और उसके अंदर ये इंपॉर्टेंट चीज़ नोट करने की ये है कि पार्टनरशिप एक्ट के तहत कम दोस्तों को पता है, अगर बंदे ने लिख दिया ना कि मैं पार्टनरशिप के थ्रू कर रहा हूँ, सेक्शन 69 के ऊपर उड़वाएं। अगर नज़र आ रहा पार्टनरशिप एक्ट एक्चुअली रजिस्टर्ड नहीं है, कि वो रजिस्टर्ड बाद में भी करवा ले तो प्रॉब्ली क्योरेबल नहीं है, मुकदमा इसके ऊपर ही उड़ जाएगा। और इसी तरीके से आइडेंटिकल एक तकरीबन प्रोविजन है कंपनीज एक्ट, और पहले कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 था फॉरेन कंपनीज के लिए। कई दफ़ा आपके पास बड़ा बड़ा गोरा एक्चुअली आता है, आदमी आता है बीच में आपके पास आके आपको कहता है कि मोहम्मद भाई हमने ये मुकदमा करना है, ये मुआहदा है, ये करें वो करें। बड़े मुकदमे ऐसे हैं जो कि मैंने बीच में आगे डिफेंड किए और उड़वाएं, और ये मैंने जब सीखा था जब एक्चुअली एक साहब ने बल्कि मेरा मुकदमा उड़ाया था जब मैं था, ये कह के, और मैं बहुत बेशुमार चीखा था कि ये क्या बात है, कानून की रिक्वायरमेंट ये है
कि अगर आप फॉरेन कंपनी हैं, पाकिस्तान में आपकी प्रेजेंस है, तो आप एक प्लेस ऑफ बिजनेस SCCP के पास रजिस्टर करवाएंगे, उसका प्रोसेस दिया हुआ है। नहीं करवाएंगे तो आप मुकदमा नहीं कर सकते। आप पर तो मुकदमा हो सकता है मगर आप खुद मुकदमा नहीं कर सकते। और बड़े बड़े सीनियर वकीलों ने ये बीच में बोंगी मारी हुई, मुकदमा जमा करवा देते हैं, प्लेस ऑफ बिजनेस एक्चुअली बीच में रजिस्टर करवाया नहीं होता और इसके ऊपर एक्चुअली उड़ जाता है। और कई दफ़ा तो एक्चुअली ये होता है कि गोरा क्लाइंट जो आपका होता है, आप उसको कहते हैं कि जी प्लेस ऑफ बिजनेस ये और वो वगैरह, वो कहता है रहने दें जी, कोई ज़रूरत नहीं इसमें पढ़ने की, नहीं आप जमा करवाएं। कई दफ़ा वो अपने सर के ऊपर बीच में ले लेते हैं। आपको अपने क्लाइंट को बताने की ज़रूरत है कि ऐसे मामले में 711 के तहत आपका मुकदमा उड़ाया जा सकता है। उसके बावजूद अगर वो मानता है कि हाँ जी फिर भी कुछ नहीं होता, कर लें, देखी जाएगी, क्योंकि ऑब्जेक्शन तो दूसरी पार्टी ने रेज करनी होती है। सिविल जजेस को अमूमन मैंने देखा नहीं पता होता इसका, ना वो बीच में इसका जिक्र करते हैं। और ज़्यादातर जितने अपने वकील भाई हैं, मेरे खिलाफ ना इस्तेमाल कीजिएगा, मैं आपको इतना अच्छा गुर बीच में बता रहा हूँ। अब मैंने गुर आपको बता दिया, तो अब अगले मेरे ख्याल में किसी गोरे के मुकदमे के अंदर आप नहीं आके मेरे खिलाफ इस्तेमाल करना है, तो मुझे बच के आना पड़ेगा। मगर पॉइंट आउट मैं आप दोस्तों को, ये सारों को यही करना चाह रहा था कि ये जो सारे के सारे मामलात हैं वो आपने पॉइंट आउट आपको मैं बेसिकली यही करना चाह रहा था कि ये मुख्तलिफ बीच में कवानीन हैं जिनके ऊपर होता है। सेक्शन 17 रजिस्ट्रेशन एक्ट के ऊपर आई एम नॉट वेरी क्लियर कि ये दुरुस्त है कि नहीं। मुझे किताबों के अंदर तो बीच में मिला है कि अगर अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के ऊपर कोई डॉक्यूमेंट कंपल्सरीली रजिस्ट्रेबल अगर कोई डॉक्यूमेंट है और उसके ऊपर अगर कोई सूट हो गया तो वो आप 711 में उड़वा सकते हैं। 711 में आप उड़वा सकते हैं कि 151 में उड़वाएंगे, आई एम नॉट क्लियर ऑन दैट। मगर चंद किताबों के अंदर से ही, मैंने किताबों में से ही उठाया है जिसके अंदर ये बीच में लिखा गया है कि इसके मुताबिक आप बीच में उड़ा सकते हैं। और 711 के ऊपर मुझे एक ही किताब मिली है, ये हमारे दोस्त हैं रमज़ान कादरी साहब ने बीच में ये बनाई है। 2,500 रुपये की किताब है, 10-15 सफ़े इसमें से यूज़फुल हैं। उन्होंने बेसिकली अपने रजिस्टर में जितनी उनके पास अथॉरिटीज़ थी उन्होंने सारी की सारी बीच में छाप डाली हैं। 711 से ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं है और बहुत अनक्लियर है, मगर फिर भी यूज़फुल है क्योंकि सारी की सारी चीज़ें एक जगह पे जमा कर दी हैं इन्होंने। ये जो आपके सामने मैं लिस्ट बीच में पढ़ रहा हूँ और बता रहा हूँ वो काफ़ी इसमें से भी मैंने बीच में उठाई हुई है, देख लीजिए। लेकिन इसके ऊपर रिलाय वगैरह ज़रा सोच समझ के ही बीच में कीजिएगा। और किताब यहाँ भी मेरे ख्याल में लाइब्रेरी में ख़रीद के इनको रख लेनी चाहिए। आई डोंट थिंक इट्स वर्थ बाइंग। अगर ख़र्चा करना है तो सबसे पहले आमिर रज़ा साहब ख़रीदिए, उनसे बेहतर आपको कोई अथॉरिटी वगैरह नहीं मिलेगी। और आगे डिटेल में बात भी करेंगे। M महमूद साहब की किताब के अंदर मैंने दर्जनों इस लेक्चर की तैयारी के अंदर मुझे बेशुमार गलतियाँ मिली हैं, ये भी ज़रा सोच कर कीजिएगा। वो शौकत महमूद साहब वाली फिर भी बेहतर है। ये M महमूद साहब की किताब में तो मुझे यहाँ तक बीच में मिल गया था कि इन्होंने ये लिखा हुआ था कि ये 710 अगर खारिज हो, 710 अगर आपकी एक्सेप्ट हो जाए तो उसके ख़िलाफ़ अपील नहीं हो सकती। यानी कि अगर आपकी प्लेंट बीच में एक वापस कर दी जाए या रिजेक्ट कर दी जाए, जबकि स्पेसिफिकली ऑर्डर 43(1)A के अंदर स्पेसिफिकली लिखा गया है कि जी वहाँ पे अपील ही होगी। वो इस तरीके की कई गलतियाँ वगैरह यहाँ पे बीच में की हुई हैं। तो अगर किताब आपने मुस्तनद देखनी है तो शौकत महमूद से, और बल्कि उससे पहले आमिर रज़ा साहब से बीच में शुरू करें। और ये जो ग्रीन वाली है वो प्रॉब्ली द बेस्ट बुक अराउंड है। इवन दो ये हमारे कई दोस्तों ने बीच में अब ये नया तरीका शुरू हो गया कि जी 110 पे अलहदा की किताब, 711 के ऊपर अलहदा किताब, हेड नोट्स जमा करके वो कर दिया हुआ है। ये वाली किताब आई फाउंड इट वेरी डिसअपॉइंटिंग अनफॉर्चुनेटली। इस्तेमाल की जा सकती है, मैंने ख़रीदी है बीच में, हाफ प्राइस पे भी अगर आपको मिल रही हो तो सोच के लीजिएगा। सर्विस ट्राइब्यूनल एक्ट हो गया, सेल्स ऑफ गुड एक्ट हो गया, मल्टीपल बैंकिंग लॉज की फॉर एग्जांपल है। बैंकिंग के मामले के अंदर अगर टॉट का क्लेम है तो वहाँ पे सिविल कोर्ट में चलेगा, मगर अगर कस्टमर और बैंकर के दरमियान कोई इशू है तो वो उस केस के अंदर ये बीच में होल्ड किया गया है कि एक्सक्लूसिव जुरिसडिक्शन कहाँ पे होगी, बैंकिंग कोर्ट के अंदर होगी। और बैंकिंग कोर्ट कहाँ पे पाया जाता है, और हाई कोर्ट में भी पाया जाता है। ये सारे दोस्त बीच में देख लें। पिक्यूनरी जुरिसडिक्शन का भी मामला है कि अब मेरे ख्याल में मालियत अब कितनी होगी, मैं आपको मिसगाइड नहीं करना चाहता है। अमेंडमेंट आई है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और ऑर्डिनेंस 2001 के अंदर, लेटेस्ट पड़ी हुई है जी बैंकिंग लॉ कोई, मुझे देख लेने दीजिए। हाँ 10 करोड़ ही होगी, बिकॉज कई केसेस अभी रिसेंटली ही नीचे भेजे हैं, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं तो मैं आपको मिसलीड गाइड नहीं करना चाहता।
ट्रेडमार्क्स के मामलात के अंदर वो भी आप बीच में देख लीजिए, कंसिलिएशन कोर्ट की अलहदा होती है, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस का अलहदा है, वक्त प्रॉपर्टी के बारे में अलहदा फोरम्स बीच में है, सेटलमेंट के एक अलहदा फोरम है, आपको सिविल मुकदमे भी बीच में इसमें दाखिल हुए मिलते हैं, मगर ये कवानीन आप देखेंगे तो आपको डेफिनेटली बीच में चीज़ें मिलेंगी जिसके तहत आप कर सकते हैं। कोऑपरेटिव कवानीन बहुत, ये भी मैंने खुद भी गलती की हुई है, आपको नोटिस देना पहले ज़रूरी होता है अगर आप बीच में कोई प्रोसीडिंग्स वगैरह उसके अगेंस्ट बीच में कोर्ट्स के अंदर कर रहे हो। ये वाली चीज़ें तमाम आप बीच में मेहरबानी करके एग्जामिन कर लीजिएगा। मुख्तलिफ सेक्शंस तो मैं आपको बीच में यहाँ पे दिखा ही रहा हूँ और ये इसके अंदर मिल जाएंगे। अब मुझे कोई दोस्त ये पता है कि अगर आप दोबारा से वर्ड्स बीच में पढ़ें 711D के, तो वहाँ पे लिखा हुआ है बार्ड बाय लॉ। ठीक है, बार्ड बाय लॉ का क्या मतलब है? कानून ने रोका हुआ है कि कानून है सेट के यहाँ पे नहीं हो सकता। मगर व्हाट अबाउट केसेस जहाँ पे कानून ने ये कहा हुआ है कि ये चीज़ें आपको करनी है, अपनी प्लेंट के अंदर लिखनी है, या ये चीज़ें जो हैं आपने बीच में आप फॉर एग्जांपल, अब मैं आपको जो अभी बता रहा था कि सूट फॉर इंजंक्शन वो बंदे ने जमा करवा दिया जहाँ पे उसने सूट फॉर रिकवरी करना था। तो मैंने काफ़ी इस चीज़ के बारे में सोचा और उस पर फिर मुझे जजमेंट्स वगैरह भी मिली कि 711 बनेगी, क्योंकि किसी कानून ने तो बाहर नहीं किया हुआ, किसी कानून ने तो नहीं किया हुआ, उसने प्रॉपर फॉर्म में नहीं बना के जमा करवाया। तो सेक्शन 151 भी एक्चुअली आपको अलाउ करता है रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। ठीक है, पुरानी लग रही है, लेटेस्ट कौन सी? नहीं, इसके बाद अभी मैं चलो बाद में देख लेता हूँ। थैंक यू। इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी नोट ये करनी है कि 2006 CLD पेज 1, ये इंपॉर्टेंट जजमेंट है, लिख लीजिए। PLD 67 ढाका 190, इन सारी जजमेंट्स ने ये कहा है कि ये एग्जॉस्टिव नहीं है। एग्जॉस्टिव का मतलब है कि मेरे सिर्फ एक्चुअली प्लेंट रिजेक्ट करने का 711 के की जो 4 ग्राउंड्स हैं वो ही नहीं है, और भी ग्राउंड्स अवेलेबल हैं। और उन्होंने कहा है कि अगर कोर्ट को नज़र आता है कि ये लंगड़ा लूला एक्चुअली नहीं चल सकता मुकदमा, तो वहाँ पे कोर्ट के इंटरेस्ट में है कि शुरू के अंदर ही ख़त्म कर दिया जाए। तो ये वाला मैं आपको जो बीच में बता रहा था 711 710 वाला इस्लामाबाद वाला मुकदमा, वो 151 की मैंने जजमेंट दे के उसको उड़वाया है। 711 का भी मैंने जिक्र कर दिया था, मगर कई दफ़ा आपको कई जजेस इस चीज़ पे पकड़ लेते हैं कि जी भाई यहाँ पे तो कोई बार ही नहीं, मुझे आप बताएं कि सेक्शन में लिखा हुआ कि वो नहीं कर सकता, तो वो तो नहीं लिखा हुआ उस सेक्शन में, तो ये लिखा हुआ कि ये चीज़ें करेगा। या फिर थोड़ा बहुत आप खेल सकते हैं कि इंजंक्शन फॉर एग्जांपल पैसों के केसेस में नहीं हो सकता, ग्रांट किया जा सकता, वो भी आपको स्पेसिफिक रिलीफ में मिल जाता है। मगर बताना ये चाह रहा हूँ कि 151 में भी आप बीच में कर सकते हैं। तो मेरा 711 नहीं है, ये भी हैं। और भी आपको मिसलेनियस भी हैं बीच में। अब आ गए जी, अब गुर की तरफ आ जाए। 711 जमा हो गई, आप प्लेंटिफ की तरफ से आप क्या करेंगे? हाँ नहीं, सीधी छावते तो नहीं छाल मार दोगे ना, ये और भी चीज़ें हैं। उससे पहले भी क्या हार ही मान लेंगे, आपका क्लाइंट कहेगा कि हम नया साइन करवा रहे हो, पहले भी अमेंडमेंट का फिर रिप्लाई भी एक्चुअली 8 महीने के बाद आएगा तुम्हारे, और तुम्हारा मुकदमा तो फिर चलेगा ही नहीं ना जी। तो क्या क्या आपके पास गौर हैं, क्या क्या चीज़ें हैं कि जिन चीज़ों के ऊपर आप खेल सकते हैं? आपने जब पहली चीज़ तो आप यही करेंगे ना, जवाब देंगे। जवाब के अंदर क्या लिखेंगे? सब कुछ गलत कह रहा है, बिल्कुल गलत है, गलत है, गलत है, गलत है। दूसरा क्या गुर होगा कि जिसके साथ आप बीच में ये मामला आगे ले जा सकते हैं? थोड़ा सा मैंने इसका जिक्र किया था। हाँ बिल्कुल, यही ना, आपको ये कहने की ज़रूरत है कि इन सर आप इस स्टेज पे नहीं खारिज कर सकते, क्योंकि ये चीज़ें तो एविडेंस के ज़रिए साबित होंगी। इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर ये है कि वन ऑफ द ग्राउंड्स यू विल टेक इज कि दिस इज समथिंग दैट आई रिक्वायर टू एक्चुअली प्रूव थ्रू एविडेंस। मेरी प्लेंट में मैंने प्रॉपरली बीच में प्लीड किया हुआ है, और इसके ऊपर आप एविडेंस लेंगे, आप समरी तरीके के ऊपर इसको खारिज कर ही नहीं सकते, और फिर वो वहाँ पे खारिज नहीं होगा। और हमारे सिविल जज साहिबान का आजकल काफ़ी बीच में शौक है कि वो बीच में ये मामलात कहते हैं कि यार क्यों अपने सर के ऊपर बीच में लें, एविडेंस की तरफ इस मामले को ले जाओ। कई को है बीच में जल्दी फारिग करने का भी शौक, लेकिन ज़्यादातर मैंने देखने में यह है, ख़ास तौर पे ये मामला आपको वहाँ पर तंग वहाँ पे होते हैं जहाँ पे लिमिटेशन का क्वेश्चन आ जाता है।
लिमिटेशन के ऊपर अब कोर्ट जज साहबान का रुझान, इवन दो आपके उसके अंदर प्लेंट के अंदर नजर आ रहा होता है, आप प्लेंट पढ़ रहे होते हैं, कॉज ऑफ एक्शन में लिखा होता है कि इट इज टाइम बार्ड, मगर आप क्या वो बीच में आगे जज साहब कहते हैं कि जी ये तो एविडेंस के जरिए साबित होगा ना कि डेट ऑफ नॉलेज क्या थी, कब पता चला, और ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ नोट करने की ये है कि अगर आपने 7-11 का तोड़ करना है तो आपने इसको एविडेंस की तरफ खींचना है, आपने डिनाई करना है, सारे का सारा एविडेंस की तरफ खींचना है। अगर नहीं होगा, अगर आपको वो नहीं नज़र आ रहा तो फिर आप बीच में कह सकते हैं कि जैसे कि मेरे भाई बीच में अभी कह रहे थे अमेंडमेंट की तरफ, लेकिन वो फिर ये होता है कि अमेंडमेंट की अपनी कहानी शुरू हो जाती है, बेटर प्रोसीजर करके, लेकिन खारिज करवाने से तो बेहतर है। तो वो भी आप बीच में मामलात में आप देख सकते हैं इसके अंदर किस तरीके से जाना है। एक चीज़ और फिर आप ये भी बीच में देख सकते हैं कि नहीं ग्रैंड कन्वर्ट होगा। एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है, 2000 SCMR पेज 53 भी बेसिकली ये कहती है कि जहाँ पे इंक्वायरी की ज़रूरत हो वहाँ पे 7-11 एक्सेप्ट नहीं होगी। ये देख लीजिए, ये तो मैंने आपको बता दिया, इसको चित कहाँ पे करना। पहले तो मुझे ये बताइए, आप एक स्टेप पीछे चले जाते हैं, आप हैं डिफेंडेंट की तरफ से, 7-11 कब जमा करवानी, कैसे डिसाइड करेंगे कि 7-11 जमा करवानी भी है कि नहीं करवानी? पहली पेशी के ऊपर करवा देनी है, रिटन स्टेटमेंट जमा करवानी है, एविडेंस हो लेने देना है, जब करवानी है, कब करवानी, क्यों पहली पेशी पे क्यों वो तो आपने जमा करवानी है। नहीं मैं कानून की नहीं बात कर रहा, एक्सपर्टी से पहले करा सकते हैं प्रोक्लेमेशन के क्या अखबार में इश्तिहार होता है उस वक्त करा सकते हैं। नहीं वो तो मैं पेश होने की बात कर, मैं पेश होने की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ चले ठीक है, पता चल गया, नोटिस हो गया, अब हमने कोर्ट जाना है, 7-11 कब खेलेंगे? और आपको डालनी भी चाहिए कि नहीं रिटन स्टेटमेंट से पहले? नहीं देखिए ये थोड़ी सी सोचने वाली बात है, और इसीलिए हम बीच में बैठ के करेंगे, ये आपका गुर है। फॉर एग्जाम्पल आपका क्लाइंट को तंग हो रहा है, स्टे की एप्लीकेशन से आपके खिलाफ स्टे दूसरी पार्टी ने हासिल कर लिया, आप जाके 7-11 जमा करवा देते हैं, स्टे आपका चलता रहेगा, 7-11 का भी जब जवाब आएगा देखी जाएगी। चंद केसेस के अंदर इट माइट बी इन योर इंटरेस्ट कि आप जाके बीच में करें कि शायद आप स्टे को बीच में करना चाहें, कंटेस्ट वगैरह, उसको वो आप पहले प्रायोरिटी पे लाना। दूसरा उसके अंदर फिर ये थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है कि फिर आपने एक तरीके से ज्यूरिसडिक्शन कोर्ट की मान ली, या फिर आप अपने जवाब में लिखें स्टे एप्लीकेशन की कि जी आपके पास तो ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं है, और यहाँ पे CF 7-11 आप अपनी स्टे की एप्लीकेशन में भी जिक्र कर सकते हैं। या फिर एक चीज़ आपकी ये भी बीच में देखने वाली है कि आपने जमा करवा, आपने कह दिया 7-11 के अंदर आपने 7-11 जमा करवा दी, वो मेरे दोस्त ने बिल्कुल ठीक, उसने कहा कि हाँ यार ठीक है गलती है, 6-11 अमेंड कर दो। मुकदमा जो कि खारिज हो सकता था, 7-11 आपने बीच में जमा करा दी, दूसरी पार्टी को पता चल गया कि इसके अंदर क्या ख़राबी है। मैंने आने से पहले फॉर एग्जांपल अरशद अवान से बात की प्रीएम्पशन के दावे की, उसके बारे में, वो प्रीएम्पशन का गुरु है, उसका अगर आपने लेक्चर नहीं देखा तो उसका भी आप लेक्चर चेक कीजिए। अगर 7-11 के, उसने मुझे ये कहा कि मैं तो 7-11 नहीं जमा करवाऊँगा। अरशद अवान का कहना ये है कि अगर उसने प्लेंट के अंदर डिटेल्स नहीं दी तलबों की और ये और वो, मैं तो एविडेंस वगैरह भी हो लेने दूंगा, मैं अपने फाइनल आर्ग्यूमेंट के अंदर कहूँगा कि जी सर खारिज करें। मैंने अगर बीच में पहले दे दी तो ही कैन ट्राई, या कोर्ट कैन आस्क फॉर फर्दर एंड बेटर पर्टिकुलर्स, या ही में एक्चुअली गो अहेड एंड क्योर जो ये फॉल्ट वगैरह हो गया। तो ये वाला अन्यवा करने के लिए, मैं भी वैसे बेशुमार केसेस के अंदर अन्यवा ही करता हूँ, क्योंकि मेरा क्लाइंट आए जो मुकदमा बीच में करना डिफेंडेंट की तरफ से, अब कौन बैठ के रिटन स्टेटमेंट तैयार करे, पहले इसके ऊपर ही कुछ 6 महीने साल वगैरह बीच में करें, केड़ा बंदा जाके एविडेंस और विटनेसेस, लिस्ट ऑफ विटनेसेस, कहानी वगैरह तो हर जगह पे डालो। इवन तो उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि जी आप रिटन स्टेटमेंट कितने दिन, 15 के 30 हैं, 30 दिन के अंदर आपने जमा करवानी है, लेकिन 7-11 आई होती है तो जज साहबान भी कहते हैं चलन दो, और 7-11 इज स्टॉप गैप अरेंजमेंट, जिसके अंदर आप तंग बीच में कर सकते हैं, ये मामले को आप लंबे से लंबा तक कर सकते हैं। सो इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू नोट के समटाइम्स इस पत्ते को आप इसलिए खेलते हैं कि आप अगला पत्ता रिटन स्टेटमेंट का आप नहीं खेलना चाहते। इम्पॉर्टेंट चीज़ दूसरी बहुत है 7-10 और 7-11 के अंदर। 7-10 7-11 की एप्लीकेशन ये भी सोचिए आपको उस वक्त देनी चाहिए जब दूसरी पार्टी टाइम बार हो गई हो।
अगर वो गलत फोरम पे आ गया है बोंगी मार के, तो आप उसको उस फोरम के ऊपर थोड़ा सा रहने दीजिए, ताकि वहाँ पे जो उसका ओरिजिनल मुकदमा है जहाँ पे उसको जाना चाहिए था वहाँ से वो टाइम बार हो जाए, तो फिर आप जाके बीच में जमा करा दीजिए, ताकि ना इधर का रहे ना उधर का रहे। और इसके ऊपर भी क्वाइट इंटरेस्टिंग ये टाइम बार वगैरह के ऊपर, बिकॉज अब तो ये वाला बहुत पावरफुल बीच में ट्रैक बीच में बन चुकी है, क्योंकि साकिब निसार साहब की एक रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है कि जिसमें उन्होंने ये कह डाला है, एक तो सेक्शन 14 लिमिटेशन एक्ट का रॉन्ग फोरम के ऊपर बोनाफाइड अगर आप कर रहे हो उसको इग्नोर करके उन्होंने ये जजमेंट दे दी है सेक्शन 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत लोगों ने एप्लीकेशन दी कि जी हम क्या करें, हम वकीलों के एफिडेविट लगाए कि इन्होंने हमें कहा था वकील साहब ने कि जी यहाँ पे जाना चाहिए, हम गलत जगह के ऊपर चले गए तो ये टाइम कंडोन करें, अब हम प्रॉपर फोरम। साकिब साहब ने कहा है कि इट इज़ नॉट कंडोनेबल, यानी कि ये जो डिफेक्ट है, आप सेक्शन 5 से भी अगर आप गलत फोरम के ऊपर हैं, तो अगर कोई किसी बंदे ने गलती कर ली तो उसको चलन दे उसी साइड के ऊपर, जब टाइम बार हो जाएगा तो उसके बाद जाके आप बीच में रेस करें। पहले रेस करेंगे तो ऐन मुमकिन है कि वो वहाँ पे किसी और जगह के ऊपर चला जाए। सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट नुक्ता। इन चीज़ों के साथ जब आप बीच में खेलते हैं, ये मामलात वगैरह, आप बीच में इसके बारे में सोच के करें कि ये जो आपके पास कसूरना है बीच में कि एक नॉकआउट पंच किस वक्त मारना है, जब उसके हाथ नीचे उसने किए हों, जब वो डिफेंड ना कर सके किस तरीके से। ये सारी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ और काफ़ी इंपॉर्टेंट बीच में समझने की है, बिकॉज कब ये जमा करवाना अन्यवा कर देना। जो अच्छे बीच में वकील है उनसे मैंने बीच में यही देखा है, वो सोच समझ के करते हैं, रोक के करते हैं, देख के करते हैं, और कई दफ़ा होते हैं। और जो लेज़ी वकील हैं वो इसको 711 को इस्तेमाल करते हैं कि रिटन, मेरी तरह के रिटन स्टेटमेंट ना जमा करवानी हो तो 711 जमा करवा दें। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये नोट करने की है। और ख़ास तौर पे मगर इसमें मसला ये आता है, कभी कभार कोर्ट कहता है कि अगर आपने ज़्यादा देर इंतज़ार कर लिया हो कि आपने खुद मान लिया कि अंदर मुकदमा चल सकता है, फिर आपका जुरिसडिक्शनल क्वेश्चन आप मानेंगे, एडमिटेडली यू विल से कि जी इट्स अ क्वेश्चन ऑफ लॉ, आप किसी स्टेज पे भी कर सकते हैं, आप तो अपील में भी रेस कर सकते हैं, आप तो बीच में आगे जाकर रिवीजन में भी कर सकते हैं, मगर थोड़ा सा मुश्किल, आपका केस कमज़ोर हो जाता है। टाइम बार हो जाए तो उसके बाद वैसे अमूमन ये कर लेना चाहिए, बिकॉज अमूमन क्लाइंट्स हमारे पास तीसरे साल में या दूसरे ही साल के एंड के अंदर ही आते हैं कि जी जब ये ख़त्म हो रहा, महीने 2-4 गुजर लेने दें, फिर 711 जमा करवाएं। ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, 711 की एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई तो फिर उसके अगेंस्ट क्या रेमेडी है? नहीं, आप क्या कर सकते हैं? रेमेडी नहीं है उसके खिलाफ। 711 की आपने जमा करवाई, आपका उन्होंने पकड़ के प्लेंट खारिज कर दिया, आप क्या कर सकते हैं? अपील में जाएं। वो तो एक चीज़ है ना, और क्या कर सकते हैं आप? किसी कोर्ट ने कह दिया कि भाई आपके इसके अंदर मुकदमे के अंदर ये खराबी है, तो आप क्या करेंगे? नहीं, मुकदमा तो अगर प्लेंट तो वापस हो गई ना, तो आप वो खराबी दूर करके भी एक ऑप्शन ये भी है, इसके बारे में सोच लिया करें कि ऐन मुमकिन है आप अपील के अंदर बैठ के मुकदमा टाइम बार करवा दें। थिंक अबाउट इट। अगर आपको कोई चीज़ पॉइंट आउट वगैरह कर दी गई है तो वन ऑप्शन विच इज़ एक्चुअली ओपन टू यू इज़ कि व्हाई डोंट यू जस्ट गो अहेड एंड वो दूर कर दें जो खराबी है। वापस करने के बाद उसी कोर्ट में आप करके भी बीच में जमा करवा सकते हैं, किसी और कोर्ट के अंदर जिसकी तरफ उन्होंने भेजा उधर भी आप जा सकते हैं। अमूमन अगर आपको उसके ऑर्डर से आप डिसएग्री करते हैं तो फिर ठीक है, आप आके उसके एक फ्रेश सूट कर सकते हैं। ऑर्डर 7 रूल 13 अगर आप पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ और वजूहात की वजह से अगर आपका मुकदमा किसी और जगह पे रुकता हो तो रुक सकता है, लेकिन 711 की वजह से आपका मुकदमा नहीं रुकेगा। ऑर्डर 711 जब पढ़ेंगे तो 712 और 713 भी पढ़ लीजिए, वहाँ पे बीच में उसमें ये उन्होंने लिखा हुआ है कि जी आपका नॉट नेसेसरीली बीच में बाढ़ फ्रेश मुकदमा अगर आप करना चाहें कर भी सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी यहाँ पे नोट कर लीजिए। मगर आपकी रेमेडी जैसे कि दोस्तों ने पॉइंट आउट किया, इसके अगेंस्ट आपकी रिजेक्शन ऑफ प्लेंट के अगेंस्ट रेमेडी आपकी अपील की ही है। और अपील की रेमेडी क्यों है? क्योंकि डिक्री पास हो जाती है और उसके डिक्री के अगेंस्ट आपके पास अपील की रेमेडी है, तो वो आप बीच में अपील करेंगे। चंद केसेस के अंदर रिव्यू की भी रेमेडी है उसी जज के पास,
जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, मैं तो अमूमन रिव्यू से एज अ लास्ट रिजॉर्ट ही कंसिडर करता हूँ, क्योंकि आपको जिसने ना कर दिया उसके पास वन मोर कह के दोबारा वंस मोर करके जाने का कोई खास फायदा नहीं होता। जी सर। रिटर्न स्टेटमेंट का हर्ड हुआ है आखिरी में जी और उसमें मैं 711 जाके फाइल कर देता हूँ। जी। अब जज को क्या रिटर्न स्टेटमेंट को भी साथ डालना चाहिए या 711 का जवाब मांगना चाहिए? बंदे पे डिपेंड करे, जज पे डिपेंड करेगा। आपको ये भी जजमेंट्स मिल सकती हैं और आपको अपने साथ ले जानी चाहिए जिसके अंदर लिखा हुआ है 711 अगर बार्ड बाय लॉ है, अगर तो लिखा हुआ है ना जी, जज के तेवर के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि आई डेफिनेटली डोंट वांट एक्चुअली माय राइट टू बी क्लोज्ड। अब मुझे वो ये भी कह सकते हैं कि ये, और कई जजेस कहते हैं कि ये ऑब्जेक्शन तो आप बीच में रिटन स्टेटमेंट में ले सकते हैं जो आपकी। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है थोड़ी सी सोचने की, कई जजेस ये कहते हैं कि ये वाली जो ऑब्जेक्शन है ये एविडेंस के बाद देखी जाएगी, रिटन स्टेटमेंट के अंदर आप लें। कहते हैं कि कहीं कोई ऐसी प्रोविजन नहीं है हाँ, रिटन स्टेटमेंट का जवाब रिटन स्टेटमेंट और 711 को साथ में चलाएं। आपकी नौयत ऑफ ऑब्जेक्शन के ऊपर देखा जाएगा, क्योंकि कई ये तो मौजूद है कि कोर्ट पहले अपनी जुरिस्डिक्शन खुद डिटर्मिन करेगा। उसको कोर्ट को आपको ये भी जजमेंट्स मिलेंगी, अगर उसकी जुरिस्डिक्शन बार्ड है, इट इज़ बार्ड बाय लॉ, you will say to him कि सर फर्स्ट you will actually overcome this bar and then actually the question is कि ये सूट आगे चल सकता है कि नहीं, रिटन स्टेटमेंट कर सकते हैं। दोनों तरीके की आपको बीच में जजमेंट्स वगैरह मिल जाएंगी। मगर आप अगर जुरिस्डिक्शनल क्वेश्चन है दैट इज सपोज टू बी डिसाइडेड बिफोर एंड बिफोर ही कैन टेक कॉग्निजेंस कि मुकदमा उसके सामने चल भी सकता है कि नहीं, अगर इस नौयत की ऑब्जेक्शन आपकी है तो वहाँ पे फिर आपका मुमकिन है कि आपकी एप्लीकेशन चलने दे वो। अदरवाइज कई दफ़ा मेरे साथ कई मुश्किल जो जज साहबान, हाँ जी, अगर बार्ड बाय लॉ है तो आप बीच में अगर उसको आप दिखाएंगे, टू माई माइंड जो ऑर्डर 7 रूल उसमें देखें दो आप मुख्तलिफ तरीके से खेल सकते हैं। रिटन स्टेटमेंट के अंदर भी आप लिख सकते हैं और साथ आप ये एप्लीकेशन दे सकते हैं कि इसको प्रिलिमिनरी नुक्ते को पहले, चूँकि ये जुरिस्डिक्शनल क्वेश्चन है, इसको पहले डिसाइड किया जाए। लेकिन उसमें फिर आपको मसला ये होता है कि रिटन स्टेटमेंट के तमाम चीज़ें आपको बीच में करनी अपना स्टांस पूरा लिखना पड़ेगा। रिटन वो ठीक है ना जी, बिकॉज एक तरीके से एक हद तक जज साहबान बीच में करते हैं। अगर मैंने सर्विस में ही एक्चुअली 2.5-3 साल गुजरवा दिए हैं और डायरेक्शन ऊपर से हो गई हुई है और मुकदमा अब चलना शुरू हो गया, तो हाँ जज साहबान करते हैं कई इस तरीके से, वो ठीक है। बट फिर उसके अंदर ये आप मल्टीपल एप्लीकेशंस बीच में दें, आप इसी नुक्ते के ऊपर एप्लीकेशन दे दें कि पहले ये नुक्ता पहले डिसाइड किया जाए। बंदे पे डिपेंड करता है और वो किस साइड के ऊपर बीच में चल जा सकता है, स्पेसिफिक नहीं है। लेकिन ज़्यादातर मैंने यही देखा है कि जज साहबान ज़्यादा शोर मचाओ तो 711 को ही पहले बीच में चला लेते हैं। बट ये रिस्क लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, आई डोंट नो करके। और ये स्पेशल कोर्ट्स में भी ये चल सकता है, क्योंकि स्पेशल कोर्ट्स में तो जाहिर है कि किसी चलता भी नहीं है उसका। मैंने आपको फिर ये आपको कहा कि हर स्पेशल कोर्ट के कानून को आपको देखना पड़ेगा, उसमें लिखा ये भी आपको जजमेंट्स मिल जाएंगी कि अगर कोई सिलसिला नहीं प्रोवाइड किया गया तो जनरल लॉ होगा, किस हद तक एक्चुअली सीपीसी को उन्होंने बार किया हुआ है, ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। हाँ? जी, उसी ग्राउंड के ऊपर नहीं, लेकिन ये बीच में लिखा हुआ है कि आप 711 और ग्राउंड्स पे दे सकते हैं, या फॉर एग्जांपल कोई पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन चेंज हो गई है या कोई और हो गया 711। ये भी इंपॉर्टेंट नुक्ता है कि इस पे भी जजमेंट्स मौजूद हैं आपके लिए, मैंने निकाली हुई थी कि आपकी फॉर एग्जांपल 711 की एप्लीकेशन खारिज हो गई, वो आप रिटन स्टेटमेंट में ऑब्जेक्शंस लें, वो एविडेंस के ज़रिए बीच में बाद में देखी जाएंगी, और वो भी एंड रिजल्ट के अंदर जाके, और आपने फॉर एग्जांपल 711 खारिज हो गई, आपने अपील नहीं जमा करवाई तो हाँ कुछ भी नहीं, आपने कुछ भी नहीं जमा करवाया, तो इसके अंदर ये बीच में लिखा हुआ है कि वो फाइनल एंड बाइंडिंग आपके अगेंस्ट नहीं होता। यू कैन स्टिल एक्चुअली फाइल एन अपील, जब आप फाइनल ऑर्डर के अगेंस्ट बीच में आपका मुकदमा सूट डिसाइड होता है तो ये वाला मामला देखा जाएगा, बिकॉज फॉर एग्जांपल वैल्यूएशन दुरुस्त है नहीं है, इस पे केस लॉ बीच में मौजूद है, आपने नहीं चैलेंज किया आपका, और आपने नहीं चैलेंज किया, जमा करवा दी, आप एट अ सब्सिक्वेंट स्टेज यू कैन गो अहेड एंड चैलेंज ऑल ऑफ दैट एज वेल। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये भी नोट कर लीजिएगा। व्हाट हैपन्स अगर आपकी एप्लीकेशन खारिज हो जाए, अपील होगी, रिवीजन होगी। 710 के अंदर भी ये है, बिकॉज अगर आपकी
और ख़ासतौर इस यहाँ पे तो बीच में क्लियर है, क्योंकि अगर आपका हाँ, मैंने शुरू में जब पूछा था कि क्यों अपील होगी, तो क्या एक दोस्त ने क्या कहा था, क्योंकि डिग्री होती है। 7-11 की एप्लीकेशन खारिज हो जाए तो क्या डिग्री कोई पास होती है? तो ऑर्डर वो ऑर्डर होता है, सूट आगे चलता है, डिग्री तो पास होती नहीं है। तो इसलिए आपको रिवीजन बीच में जमा करवानी पड़ती है। ये थोड़ा सा ट्रिकी मामला है, क्योंकि आप बीच में जाके आगे ये देखेंगे, इवन आमिर रज़ा के अंदर ये वाला नुक्ता इतना क्लियर नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली इन किताबों में मसला ये है कि जिस तरीके से हम बीच में बैठ के डिस्कस कर रहे हैं, किसी ने बीच में वहाँ पे लिखा नहीं हुआ कि अगर ये एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुए तो क्या करना है, एप्लीकेशन खारिज हो तो क्या करना है, ये करना है। उन्होंने बेसिकली सारी चीज़ें जमा करके ही बीच में सिर्फ एक दफ़ा लिख दी हुई हैं। तो ये क्या है, गौर किस तरह साइड के ऊपर लेके जाना है, ये आपको ज़रा देखना पड़ेगा। CLC पे भी हैं, और ये अलबत्ता अब देख लीजिए, बनती अपील थी, अपील आपने नहीं की क्योंकि इसको कहते हैं, तो फिर आपकी रिवीजन नहीं चलेगी, आप रिवीजन नहीं कर सकेंगे, क्योंकि रिवीजन वहाँ पे होती है जहाँ पे अपील ना प्रोवाइडेड फॉर हो। और अगर आपने अपील प्रोवाइडेड फॉर थी और आपने बीच में आपका बीच में ये बार्ड बाय लॉ करके बीच में उन्होंने प्लेंट रिजेक्ट कर दी हुई है, एंड यू डिड नॉट फाइल एन अपील, देन यू कांट फाइल एन रिवीजन अगेंस्ट दैट। अगर ये हो जाए तो आपने रिवीजन जमा करवा दिया, तो फिर क्या करेंगे आप? पहले अपील होगी, फिर रिवीजन। आपने अपील नहीं करवाई ना यार, आपने अपील की जगह रिवीजन जमा करवा दी, तो हैं? आपको हाथ के ऊपर हाथ धर के एक्चुअली डिसमिस करवा के मत आइए, कन्वर्ट करवाने की कोशिश करें। लिमिटेशन वगैरह इनकी होती हैं, मगर अगर आप उनके अंदर पूरे आते हैं तो आप कोशिश करें कि सर इसको कन्वर्ट ट्रीट कर लिया जाए एज एन अपील, अगर आपने विद इन टाइम बीच में जमा करवाई है। और अगर फोरम हुई है तो फिर हो सकता है। अब तो इस हद तक हो गया हुआ, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने भी पकड़ के, वो उनके सामने होता है, ये वाली कन्वर्जन नीचे करवानी चाहिए थी, ऊपर से कन्वर्ट करके नीचे भेज देते हैं कि जी जाए वहाँ पे, आप बीच में इट विल बी ट्रीटेड एज सच एंड सच। ये भी आपको जजमेंट्स मिल जाएंगी। तो जो अच्छे वकील हैं वो कन्वर्जन के साथ भी खेलते हैं, गलती अगर हो गई है तो उसको भी बीच में बचाया जा सकता है, और कन्वर्जन के थ्रू ही बीच में हो सकता है। ये वाले नुक्ते हैं सर बीच में। ये आपका जो सवाल था उसके लिए लिख लें 92 MLD 492। If ordered 7 Rule 11 application dismissed, still can take the same grounds in written statement even if no revision filed, can thus challenge when the final order is challenged। तो आप अपने लिए दरवाज़ा खुद ही खुला बीच में छोड़ सकते हैं। 1992 MLD 492 के साथ 11 की अगर एप्लीकेशन खारिज हो जाए तो यू कैन स्टिल टेक द सेम ग्राउंड रिटन स्टेटमेंट के अंदर, अगर आपने रिवीजन नहीं भी फाइल की। अगर 7-11 पे ऑर्डर 2 रूल 2 लगेगा कि नहीं लगेगा, उसी के ऊपर आप दोबारा करें। अगर मैंने खेलना हो तो मैं सामने से कहूँगी कि ऑर्डर 2 रूल 2 7-11 की एक ही एप्लीकेशन, एक ही हो सकती थी, उसमें लिखना आई एम नॉट क्लियर, दाखिल तो कर देनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा खारिज हो जाएगी नहीं। तो सर एक क्वेश्चन हो रहा है कि क्या सिविल जज बगैर रिप्लाई के 7-11 खारिज कर सकते हैं, दूसरी पार्टी के प्लेंटिफ के रिप्लाई के? जवाब तो बीच में उसको लेना होगा। एक सेकेंड, ये तो डेफिनेटली जजमेंट्स मिलती हैं और मेरी नज़र से गुजरी हैं कि 7-11 ये भी आपको जजमेंट मिलती है कि सुओ मोटो भी कर सकता है जज, ठीक है। लेकिन अमूमन ज़्यादातर तकरीबन अब ट्रेंड ये है कि वो कहते हैं कि नहीं, आप बीच में सुओ मोटो मत करें, दूसरी पार्टी से जवाब मंगवाएं, दूसरी पार्टी को नोटिस करें, उनको सुनने के बाद बीच में करें। अब आपकी क्या, अगर ऑन द फेस ऑफ इट अगर नहीं बनती, आई डोंट सी व्हाई ही कांट डिसमिस इट। दूसरी दफ़ा आ गई है सर, कोई नया ग्राउंड नहीं है, फिर तो डेफिनेटली बीच में वो करके कहेगा कि ये वाली आपने एक्ट की हुई है। मैं तो वैसे ये सोच रहा हूँ कि अगर एप्लीकेशन आपने जमा करवाई, जज कहता नहीं बनती, क्या ज़रूरी है कि वो दूसरी पार्टी से जवाब मांगे? हाँ नहीं, वो तो आप कह रहे हैं ना, जज कहता कि नहीं मेरे ख्याल में बार्ड बाय लॉ नहीं है, आई डिसमिस इट, 7-11 नहीं बनती, आप बीच में वैसे ही कह रहे हैं, दिस इज़ नॉट हाउ आई रीड इट। अब वहाँ पे मेरी नज़र से एक्चुअली क्या कोई लाजमी है, दिस विल बी वन ऑफ द फैक्ट्स जो आप अपील के अंदर कंसिडर करेगा, मगर इस तरह की मेरी जजमेंट मैंने देखी नहीं, वैसे मेरी नज़र से कोई जजमेंट नहीं कोई कि ये लाजमी है कि वो आपकी हर जो 7-11 एप्लीकेशन जमा करवाए उसका जवाब ज़रूर ले, हर एप्लीकेशन का।
सो सॉर्ट ऑफ अ मिक्स सॉर्ट ऑफ अ थिंग। अब आ जाएं जी ऑर्डर 7 रूल 10 और 711 में क्या फ़र्क है? एक चीज़, चंद जजमेंट्स देख लीजिए। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आप कहते हैं बार्ड बाय लॉ के आपके पास ज्यूरिसडिक्शन नहीं है बैंकिंग का मामला के ये करके, तो वहाँ पे 711 लगेगी, 711 का डी लगेगा, बार्ड बाय लॉ लगेगा कि 710 के तहत लगेगा। तो अमूमन जो कोर्ट्स ने ये होल्ड किया है कि ज्यूरिसडिक्शनल क्वेश्चन 710 के अंदर बीच में कंसिडर किया जाएगा ये करके। और बिकॉज एक के और फ़र्क दोनों में प्रिंसिपली ये है कि एक के अंदर ज्यूरिसडिक्शन मानी जाती है, 710 के अंदर आप कहते हैं सर आप तो सुन ही नहीं सकते। 711 में आप कहते हैं जी आपकी ज्यूरिसडिक्शन है लेकिन लिमिटेशन ये वो इन वजूहात की वजह से आप बीच में इसको आगे नहीं चला सकते। इंपॉर्टेंट चीज़ नोट करने की बेसिकली इसके अंदर ये है। ये वाले नुक्ते बीच में आ गए। ऑर्डर 7 रूल 12 क्या चीज़ है जी? 712 के अंदर ये लिखा हुआ है रीजंस फॉर रिजेक्शन इज बाउंड टू एक्चुअली राइट डाउन। अगर आपके उसने रीजंस नहीं दिए जज ने तो यू कैन गो अहेड एंड अपने अपील के अंदर आप बेसिकली रिवीजन के अंदर आप यही लिखेंगे कि नो रीजंस वर गिवन एज रिक्वायर्ड बाय ऑर्डर 7 रूल 12। ऑर्डर 7 रूल 13 क्या है जी? Rejection of plaint does not preclude presentation of a fresh plaint. Rejection of a plaint on any ground herein above mentioned shall not of its own force or preclude the plaintiff from presenting a fresh plaint in respect of the same cause of action. उसी cause of action के ऊपर आप कर सकते हैं माँ से अनलेस कोई और वजह ना हो इसके अलावा, यानी वो आपको सीपीसी की मैंने बताई है रेस जुडिकाटा ये वो लिमिटेशन वगैरह, अगर और कोई वजूहात हैं तो उसकी वजह से दूसरी प्लेन शायद ना चल सके। सर उसमें उसी काज ऑफ एक्शन पर दोबारा करेगा फिर 711 फाइल हो जाएगी, सॉरी रिजेक्ट हो जाएगी। ऑलरेडी 711 इसलिए फाइल हुई है कि उसको काज ऑफ एक्शन है ही नहीं, उसका कोई राइट इन्फ्रिंजमेंट हुआ ही नहीं है, तो फिर वो नेक्स्ट इसी पर अगर फ्रेश शुरू करता है तो फिर 711 में उसको उड़ा देगी। हर बार तो वही मुकदमा नहीं करेगा ना जी, उसी कॉज ऑफ एक्शन के कॉज ऑफ एक्शन में फिर आपको बता रहा हूँ कॉज ऑफ एक्शन फॉर cause of action is different from actually whatever prayer you are actually asking है जो आपने प्लेंट में लिखा हुआ है। प्लेंट में फॉर एग्जांपल वो आपको ये कह देता है कि भाई आपको ये कह के रद्द कर देता है कि भाई आपने अथॉरिटी नहीं बीच में साथ लगाई, आप कंपनी की तरफ से पेश हो रहे हैं, you are not authorized to do that, so that doesn't mean the company can't actually file any suit at all actually thereafter। इसके और इम्पॉर्टेंट चीज़ है अगर टाइम बार हो गया हो बाय द टाइम अनऑथराइज बंदे के लिए आप लड़ते रहे और आपका सूट टाइम बार हो गया, वहाँ पे फिर 713 क्या कहता है कि फॉर अदर रीजंस आपका सूट रोका जा सकता है। उस वजह से नहीं रोका जा सकता अगर आपने वो उसकी जो उसने वजह पॉइंट आउट की, आपने कहा जी जनाब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कई दफ़ा हाँ ये जी जनाब करने से ही फ़ायदा हो जाता है, अन्य एक लाइन के ऊपर चल के मुकदमों को डुबोने की नहीं ज़रूरत होती। बिकॉज इंपॉर्टेंट चीज़ नोट करने की ये है कि सुप्रीम कोर्ट तक अगर चले जाएं तो अथॉरिटी तो नहीं मिल जानी ना आपके बंदे को, ज़बरदस्ती आप लगे रहें नहीं जी मैं तो इस तरह ही करना है, तो क्लाइंट का मुकदमा भी आपने डुबो दिया और वो सुप्रीम कोर्ट तक जाके उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने ये तो नहीं कह देना कि अथॉरिटी तो बगैर कर लो कोई फ़र्क नहीं पैदा करना, तो फिर ये था। तो ये थोड़ा सा पीछे हट के आपको बीच में ये सारे की सारी चीज़ें सोचने की ज़रूरत होती हैं, और जब अब ये चीज़ें बीच में देखते हैं तो समटाइम्स अपना, और कई वकील साहिबान का होता है इशू वगैरह, और कई दफ़ा मेरा भी हुआ कि आप अपने ईगो के साथ सोचते हैं ज़्यादा। आप अपने क्लाइंट को कैसे कहेंगे कि यार अमेंडमेंट करवानी है, एल लिखना मैं भूल गया सी, या आप अपने क्लाइंट को कैसे कहते हैं कि यार वापस मैं मुकदमा लेके हूँ एक दफ़ा होर करांगे 15,000 रुपये फिर दे दो मैनू, या कोर्ट फी वगैरह या कुछ इस तरीके से, या मुख्तलिफ जो सारे का सारा है, तो वो उनका क्लाइंट फ़र्क तरीके से देखते हैं, कहते हैं मैं अब दूसरा मुकदमा हम किसी और से क्यों ना करवाएं, आपसे क्यों करवाएं अगर आपने पहले कर लिया। तो नहीं जीतना चाहते हैं लेकिन वो फिर आप अपने आप को भी कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं, ये देखिए सोचें इसके बारे में भी करके। और भी देखिए मल्टीपल, बीच में गर्मी काफ़ी है और अंधेरा भी है बीच में, बट मल्टीपल आपके लिए अथॉरिटीज़ की भरमार है। ये जो मैंने स्लाइड्स बनाई है ना, ये मेहरबानी करके ज़रूर पड़ेगा, मैंने काफ़ी इसमें टाइम वगैरह लगाया, मगर हाँ ये अपलोड सारी हो जाएंगी। मगर इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये तो हो गई 711 की, 710 भी हम जरा थोड़ा सा चेक कर लें। अच्छा
हमारे कम से कम एसोसिएट्स वगैरह, और मैं भी पहले किसी ज़माने में, अब तो मैं बहुत अच्छा हो गया, बोंगियाँ वगैरह मारा करते थे। क्या बोंगियाँ मार रहे थे जी? 7-11 में लिख रहे हैं मेलाफाइडे है जी, बड़ा गलत है, और ये बड़ा गंदा बंदा है, और ये यूं है, और ये वो है, और ये इस तरीके से ये करके वो लिख के कर दें, 7-11 जमा करवा देते हैं। इसी नुक्ते के ऊपर 7-11 खारिज हो जाएगी। आप खुद कह रहे हैं कि बड़ा गंदा आदमी है, तो इसके ऊपर तो एविडेंस लेने की ज़रूरत है। प्लीज़ बी क्लियर एंड अप्रिशिएट कि आप बीच में मेलाफाइडे और आप बीच में नेचुरल जस्टिस और ये चीज़ें कर लें, मगर गोर 7-11 का आर्ग्यू करने का, ये तैयार लिखने का ये है कि डिस्प्यूटेड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट खुद ना खड़े करें। क्लाइंट आएगा कि जी है तो पहला आप जमा करवा रहे हैं और 4 लाइनें आपने बीच में लिखी हुई हैं और कानून की बात कर रहे हैं, मेरे साथ जो जाती हुई आप क्यों नहीं लिख रहे बीच में? इसमें वो लिखेंगे तो आपकी 7-11 खारिज हो जाएगी। इस चीज़ में क्लाइंट को खुश करने के अंदर मत बीच में कीजिए, उसको समझा दीजिए कि यार वो अगर है ना होया ना तो अंदर बाद में बैके तक तेरा मजमून लिख देंगे तेरा कि मेरे तेरे नाल ऐ होया तो आया इस तरीके से। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है देखने की, बिकॉज ये जो साहब हंस रहे हैं यही 7-11 ऐसी बीच में बना के लाते हैं कि जी क्लाइंट के साथ बड़ा जुल्म हुआ है और बड़ा ये हो गया वगैरह। वो नहीं, बिकॉज बार्ड बाय लॉ लिखा हुआ है, वहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ डर्टी ओल्ड मैन एंड ये और वो वगैरह बैड मैन, सुना नहीं। और यहाँ पे भी ये भी जजमेंट्स आपको मिलेंगे कि नेचुरल जस्टिस अगर हेयरिंग के बगैर भी ऑर्डर है, वो भी 7-11 के अंदर आप नहीं बीच में करेंगे। ब्रीच ऑफ नेचुरल जस्टिस की अगर आप बात कर रहे हैं, वो भी आप बीच में इसमें प्लीड नहीं करेंगे, बिकॉज वो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट बन जाता है, और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट बन जाता है तो आपको उड़ जाता है यहाँ पे बीच में। तो ये वाला इसका आ गया जी 7-11 का। अब 7-11 के सामने सर कपाई और ये बात करने की हमने 7-10 पहले इसलिए नहीं की कि जब 7D की हमने जब बीच में बात की बार्ड ऑफ लॉ बाय लॉ, तो वहाँ पे आपके पास सारे की सारी ये बीच में बात हो गई कि जी ज्यूरिसडिक्शन का जो क्वेश्चन आता है। अब समझ आई कि 7-10 हम बाद में क्यों इसके बाद टेकअप कर रहे हैं। कानून में तो उन्होंने बिल्कुल सही लिखा है कि पहले ज्यूरिसडिक्शन का ही आप कंसिडर करेंगे, और ज्यूरिसडिक्शन का ही आप करेंगे। अगर ज्यूरिसडिक्शन होएगी तो फिर बाकी चीज़ें देखोगे ना। मगर यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये क्या इसको कहते हैं, मोल साहब के लेक्चर सुन सुन के मैं भी पंजाबी में शुरू हो गया हूँ साहब में। उनकी भी अगर आप लेक्चर्स मुश्ताक मोल साहब के अगर आप सुने ना तो उनका भी इसी तरीके से। ऑर्डर 7 रूल 10 में लिखा हुआ है प्लेंट शैल एट एनी स्टेज ऑफ द सूट बी रिटर्न टू बी प्रेजेंटेड टू द कोर्ट इन विच द सूट शुड हैव बीन इंस्टीट्यूटेड। क्या मतलब? तो जज जॉन से है वो रिटर्न कर देगा प्लेंट उसके ऊपर लिख के कि जी आप जाके प्रॉपर वेन्यू पे इंस्टीट्यूट करें, प्लस टाइम और डेट जो थी वो भी फिक्स कर देते। इंपॉर्टेंट नहीं, ये कैसे कर सकते हैं? वो 7-10 में लिखा हुआ था। 7-10 में कहाँ पे लिखा हुआ है? ये 7-10 के आप मुझे ये एक सेकेंड, और इसके ऊपर आपके खिलाफ काफ़ी जजमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट की। इस कोर्ट अगर कोई कोर्ट आपको मुकदमा वापस कर रहा है कि भाई मैं नहीं सुन सकता, तो उस कोर्ट के पास कहाँ से पावर आ गई ये कहने की कि भाई आप फलां जगह पर 1 हफ्ते के अंदर बीच में जमा करवाएं? अगर तुम्हारे पास पावर ही नहीं है और इस पे जजमेंट्स बीच में मौजूद हैं, ये अगर ऑर्डर 10 और 7 रूल 10 और सब रूल 2 अगर आप पढ़ो, on returning a plane the judge shall endorse thereon the date of its presentation and return and the name of the party presenting it and a brief statement for reasons for returning it. He doesn't go ahead and write down and say कि जी आपने फलां इतनी वहाँ पे आगे इतनी देर में जमा करवाओ। नहीं ये मैंने नहीं कहा था सर, ये मैंने नहीं कहा था। मैंने कहा था डेट जिस दिन रिटर्न करा उसकी डेट डाल। वो तो जिस वक्त वापस कर रहा है वो बीच में लिखेगा उसके अंदर, मगर ये अपने जहन के अंदर आप प्लीज़ डाल लीजिए कि 7-10 के अंदर ये किस किस्म की ज्यूरिसडिक्शनल 7-10 के अंदर क्या क्या ऑब्जेक्शंस किस नौयत की कर सकते हैं आप रेज। एक तो पिक्यूनियरी हो गया, टेरिटोरियल हो गया, दूसरा सब्जेक्ट मैटर, तीसरी सब्जेक्ट मैटर की है जजमेंट, यानी कि ये एक सब्जेक्ट मैटर की जो ऑब्जेक्शन होगी कि इसके बारे में कोई स्पेशल लॉ बना हुआ है, आप नहीं सुन सकते, स्पेशल कोर्ट सुन सकता है। बार्ड बाय लॉ की भी वही चीज़ है, लेकिन कोर्ट्स ने ये कहा है कि ऑर्डर 7 रूल 10 में प्रोसीड करेंगे, 11 में नहीं करेंगे। बेशुमार जजेस फिर भी कर लेते हैं 7-11 में भी। दूसरा एक्चुअली जाके, और फॉर एग्जांपल अगर किसी जज ने आपको तंग ही करना है बड़ा बीच में, वो आपको कहेगा कि जी इधर तो 7-10 की बंदी 7-11 वापस लो और 7 ये जमा करवा, वहाँ पे आप क्या पता खेलेंगे? जज को क्या कह सकते हैं? जी जनाब भी कह सकते हैं, मगर और क्या कह सकते हैं? आप ही कहेंगे। हाँ एग्जैक्टली, आप बेसिकली यही आर्ग्यू करेंगे कि इनकरेक्ट एक्चुअली स्टेटमेंट ऑफ अ प्रोविजन ऑफ लॉ डज नॉट टेक अवे द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ दिस कोर्ट टू ये करने के लिए। और असल में तो ये है कि इस कोर्ट ने खुद भी बीच में डिटर्मिन करना होता है, कोर्ट के पास बीच में पावर मौजूद है।
दैट पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन क्या होती है जी? मालियत आप उसकी वैल्यू देखेंगे कि फॉर एग्जांपल आपने 5 करोड़ का है मुकदमा, आपने बैंकिंग का आपने हाई कोर्ट में जमा करवा दिया, तो के 710 के ऊपर प्लेंट वापस कर दी जाएगी और आपको नीचे भेज दिया जाएगा। ये तो हो गया जी जहाँ पे बीच में कानून में लिखा हुआ है। व्हाट अबाउट दो पार्टियां अग्रीमेंट के अंदर बीच में ये लिखती हैं कि भाई एक इस्लामाबाद में रहती है, एक लाहौर में रहती है, अग्रीमेंट में ये लिख देते हैं कि ये हम अग्री करते हैं कि लाहौर के अंदर मुकदमा चलेगा, ये अग्रीमेंट में लिख देते हैं कि लंदन में चलेगा, फिर क्या होगा? तो पाकिस्तानी इट्स एन आर्ग्यूबल थिंग। अगर कंकरेंटली ये जजमेंट्स दो मौजूद हैं, 2001 YLR 846, 2004 MLD 662, वहाँ पे 710 को अपहोल्ड किया गया और उन्होंने कहा पार्टीज़ ने अगर एग्री किया है दो जगह पे ज्यूरिसडिक्शन बननी है, पार्टीज़ ने एग्री किया कि फ़लाँ जगह पे ज्यूरिसडिक्शन बनती है तो ज्यूरिसडिक्शन वहाँ के ही बनेगी। एडमिटेडली आपका नुक्ता दुरुस्त है कि अगर चंद नौयत के मुकदमे हैं जहाँ पे प्रॉपर्टी को देखा जाता है कि कहाँ पे लोकेटेड है या ये करके, वहाँ पे इसका अग्रीमेंट का क्या असर होगा वगैरह, आई डिड नॉट रिसर्च इट इन डिटेल में, आई कैन चेक एंड इसके अंदर मैं बीच में ऐड कर दूँगा। आपका टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन कौन से CPC के सेक्शंस में से पता चलती? 16 से 20 तक आप बीच में देखेंगे, वो आप बीच में देख लीजिए, और टेरिटोरियल के ऊपर आप अग्रीमेंट भी अगर पार्टीज़ के दरमियान कोई हुआ है वो भी आप देखेंगे। अगर आपको प्लेंट वापस कर दी जाती है तो उसका फिर आप क्या करेंगे? क्या आपके पास क्या ऑप्शन है? एक तो हो गया कि ठीक है आप फ्रेश सूट जमा करवाएंगे कि उसी को करवाएंगे? आपके पास दोनों की ऑप्शन है, और उसके अंदर यहाँ तक बीच में कहा गया कि अगर उसके ऊपर जो स्टैंप आपने लगाया हुआ वो आपने काट दिए हुए, नई स्टैंप्स लगाने की नहीं ज़रूरत, उसी को आप पकड़ के आगे ले जाएंगे। हाउएवर अगर आप दूसरे कोर्ट के अंदर वही उठा के प्लेंट ले जा रहे हैं और उसमें रद्दोबदल करते हैं तो वहाँ पे जजमेंट्स में नज़र आती हैं कि जी आपको फिर नई स्टैंप फर्दर स्टैंप ड्यूटी बीच में उसके अंदर देनी पड़ेगी। एक ऑप्शन आपके पास ये भी है कि आप उस ऑर्डर की अपील करें। सर उसमें फॉर्म का नाम मेंशन करना पड़ता है, इसलिए नए फॉर्म में जब हम जाएंगे तो नया सूट फाइल करेंगे। सारा ज़रूरी नहीं है बीच में अगर कोर्ट ने उसके ऊपर ऑर्डर शेखुपुरे में फाइल करना चाहता है, वो लाहौर का होता है तो फिर वो लाहौर का लिखेगा ना। क्या मतलब? जैसे एक बंदा हाई कोर्ट में फाइल करता है तो वो तो पूरे पंजाब के उसके ऊपर जज ने एंडोर्समेंट की हुई है ना जी बीच में, होता है वो गार्डियन का होता है तो फिर हाँ वो गार्डियन में आ जाएगा वापस, तो गार्डियन के लिए रखा जाएगा। हाँ तो आप दो चीज़ें, एक तो उस ऑर्डर के उसके साथ एक्चुअली ऑर्डर लगा हुआ है, अगर आपने टाइटल चेंज करना है या अगर आपने उसके अंदर फोरम चेंज करना है तो आपको कोई रोक तो नहीं रहा, इट विल स्टिल बी द एक्चुअली सूट, आप काट के अपने रद्दोबदल करके तो बीच में कर सकते हैं। लेकिन जजमेंट में आपको फिर ये बता रहा हूँ कि उसमें ये होल्ड किया गया कि अगर आपने सिग्निफिकेंट चेंजेस बीच में कोई किए हैं कि आपने बीच में पैराग्राफ में कॉज ऑफ एक्शन कर दिए, प्रेयर चेंज कर लिया है कुछ इस तरीके से, प्रेयर क्लॉज अगर आपका सही चल रहा है तो आप किसी और के सामने तो पेश कर सकते हैं, चेंज कर लें अगर इफ़ यू वांट टू, इफ़ यू थिंक अप्रोप्रिएट बिफोर द लर्नड सच एंड सच, फ्रेश सूट भी कर सकते हैं। दूसरी ऑप्शन है आपको ऑर्डर की अपील करना, अगर वापस ही आपको कर दिया जाता है फिर सोच लीजिए गलत फोरम के सामने आप उसी को के ऊपर लड़ने से आप टाइम बार भी हो सकते हैं। मसला ये वहाँ पे पड़ता है अपील अभी चल रही है वगैरह, लिमिटेशन सर के ऊपर आगे, फिर क्या करेंगे? जमा करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए? बाय वे ऑफ अबंडेंट कॉशन, बिकॉज गलत फोरम और अपील को एक्चुअली पीछे धक्के में लग के या ज़िद के अंदर करके ये वाला मामला ख़त्म कर देना चाहिए कि नहीं। आपको ये भी फिर सोचना पड़ेगा कि अगर अब आप दूसरे फोरम के पास जाके जमा करवा देते हैं तो उसका आपकी अपील की सेहत के ऊपर क्या असर पड़ेगा? फिर तो आपने खुद मान लिया, आपकी अपील प्रॉब्ली उड़ जाएगी जब दूसरी पार्टी आके कहेगी देखें जी इन्होंने खुद ही बीच में जमा कर लिए। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी सोच के ही करना पड़ेगा। उसका फिर सलूशन यही होती है कि जी आप जल्द अज जल्द डिसाइड करवाएं अपनी अपील, कई दफ़ा आपके कंट्रोल के अंदर नहीं होती जल्द अज जल्द डिसाइड करवाना। और तीसरी ऑप्शन ये है कि आप प्लेंट को जो बीच में आपको वापस कर दी गई, आप उस प्लेंट को अमेंड करके उस जज के पास भी जमा करवा सकते हैं, अगर आपका ख्याल है कि उसको उस अमेंडमेंट के बाद इसके पास मुकदमा बीच में चल सकता है।
तो यू कैन गो अहेड एंड डू दैट एज वेल। इस पर भी जजमेंट्स मौजूद हैं। रिटर्न ऑफ प्लेंट इज़ अपीलेबल, ये एम महमूद की मैं किताब कह रहा था, उसमें लिखा हुआ कि अपील हो ही नहीं सकती इसके ख़िलाफ़, जबकि अगर आप जाके ऑर्डर 43 रूल 1A पढ़ें तो उसके अंदर स्पेसिफिकली लिखा हुआ है, जजमेंट्स भी मौजूद हैं इसके अंदर। और रूल 1A यार, एम महमूद साहब की किताब के अंदर गलत लिखा हुआ है। एम महमूद और शौकत महमूद फ़र्क है नहीं, उनका बेटा तो नहीं है, बिकॉज शौकत महमूद वाला अच्छे लेवल के ऊपर। अच्छा चले हाँ यार, जब कुछ मिल ना रहा हो तो फिर तो आपको करनी पड़ती है। और इंडियन वैसे CPC के ऊपर बड़ी ज़बरदस्त काम हुआ करके, बट हाँ आप सही कह रहे हो, लाहौर पाकिस्तान में इंडियन किताबों को ख़ास तौर पे इस चीज़ के लिए करें कि गुर और नए नुक्ते सीखने के लिए वो बड़ी अच्छी हैं। ऐसी चीज़ें जो कि मुझे सूझी भी नहीं होती, किसी न किसी ने इंडिया में ट्राई की होती है। वहाँ पे इतने हैं कि कोर्स वगैरह और ये सारे के सारे आपको वहाँ पे मिल जाती हैं जजमेंट्स के अंदर। तो जजमेंट्स को आप एक तरीके से, मैं तो अफसानों के तौर पे करता हूँ कि नई नई कहानियाँ, नए नए तरीके और नई नई बातें आपको उनसे पता चलती हैं। तो आई वुड से कि अगर आपको बीच में कर लेता है AIRs वगैरह से भी फ़ायदा हो जाता है, बट ये राइट कोर्स से ज़्यादा फॉलो नहीं करते यहाँ पर, चंद कर भी लेते हैं। यार मल्टीपल अथॉरिटीज़ हैं, ऑन हुआ है कि नहीं है उसको ऑन करने की? एक दो चीज़ें और नोट कर लीजिए। गलत फोरम के अंदर आपने टाइम गुजार लिया, टाइम बार हो गए, अब उसके अंदर आप सही फोरम के अंदर जब बीच में जाते हैं तो कॉन्डोनेशन की सेक्शन 5 की एप्लीकेशन दे सकते हैं और सेक्शन 14 लिमिटेशन एक्ट के ऊपर भी आप रिलाई करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन पुराना व्यू आपके फेवर में था, सुप्रीम कोर्ट की मल्टीपल जजमेंट्स मिल जाएंगी, 87 सुप्रीम कोर्ट 284, 85 सुप्रीम कोर्ट 383, 87 PSC 786, बिस्मिल्लाह, 95 SCMR 584। मगर अब साकिब निसार साहब का एक्चुअली आपके अगेंस्ट आ चुका हुआ है, मौके उनका है PLD 2016 सुप्रीम कोर्ट 872। उसमें मसला ये बीच में उसमें सेक्शन 14 के बारे में इतनी डिटेल में बात नहीं की हुई। सेक्शन 14 में मेरे ख्याल के अंदर शायद आप अभी भी खेल सकते हैं अगर आप बीच में करें, मगर अगर फंसे हुए तो आप सेक्शन 14 और 5 का ही बीच में जमा करवाएंगे और उस पर बहस करके देखेंगे। हाँ, कई दफ़ा जज साहबान कहते हैं कि भाई वापस लो, डिसमिस एज विड्रॉन करो, आपकी नहीं बीच में बनती है। उसके ऊपर जजमेंट्स मौजूद हैं, कोर्ट इज़ बाउंड टू रिटर्न द प्लेंट एंड नॉट डिसमिस एज विड्रॉन। अगर हायर ग्रेड के कोर्ट के अंदर जमा करवा दिए तो उनकी डिस्क्रेशन होती है कि उन्होंने वापस करना है कि नहीं, सिविल जज फर्स्ट क्लास के पास कर दिए तो फिर नीचे होना चाहिए। प्लेंट अगर वापस कर दी है तो हाँ, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप हैं डिफेंडेंट, आपने जाके बीच में ये कह दिया, और ये आपके साथ होता है कई दफ़ा, आपने कहा कि जी 7-11 जनाब आपके सामने तो ये चल नहीं सकता, ये बार्ड है, ये तो फलां जगह के ऊपर चलता है। सिविल कोर्ट ने कहा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपको वहाँ पे इधर से उन्होंने वापस कर दी प्लेन, उधर चला गया, उधर जाके आप कहते हैं आपके पास तो चल ही नहीं सकता, सिविल मुकदमा इन्होंने गलत वापस लिया, कोर्ट ने गलत वापस किया। वहाँ पे जाके आप यू कैन टेक 2 स्टांसेस, इस पर भी जजमेंट्स मौजूद हैं, PLD 66 लाहौर, ये दोनों जगह के ऊपर नहीं। फिर अगर आपने कहा कि इस कोर्ट के पास नहीं है तो अगले वाले के सामने आप ये नहीं कह सकते कि उस कोर्ट के पास थी, ठीक है। आर्ग्यूबल है, इतनी ज़्यादा जजमेंट्स इस पर नहीं मिलेंगी, मगर ये कार्ड यूज़ किया जा सकता है। जनरल अच्छा, हाई कोर्ट वगैरह अगर फॉर एग्जांपल ये एक जगह के ऊपर से एक्चुअली केस दूसरे, आप हाई कोर्ट में नहीं एप्लीकेशन दे सकते कि इधर से पकड़ के आप उधर ट्रांसफ़र कर दें टेरिटोरियली, अगर कोई बीच में इशू वगैरह है, क्योंकि एक कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। हाई कोर्ट की पावर टू ट्रांसफ़र फ्रॉम वन कोर्ट टू अनदर वहाँ पे होती है जहाँ पे एक्चुअली दोनों कोर्ट्स के पास ज्यूरिसडिक्शन हो। इस वाले कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन थी और फिर आप फॉर वट एवर रीज़न इधर नहीं, आप उधर चलाना चाहते हैं, तो ये नोट कर लीजिए। सेम गोज़ विद डिस्ट्रिक्ट जजेस, वेल वो भी नहीं कर सकता, प्लेंट वापस कर सकता है, कह सकता है कि भाई किसी और जगह पे आप वहाँ पे बीच में जाएं,
ही कांट एक्चुअली ट्रांसफर इट फ्रॉम वन सिविल जज टू अनदर, जिस तरीके से ऑर्डर 7 रूल 10 अपील के अंदर भी एप्लीकेबल है, इस पर भी जजमेंट्स मौजूद हैं। मेरे दोस्त से जो मैं शुरू में तकरीबन ये कह रहे थे, ये नहीं कह रहे थे बीच में, कि अगर आपकी प्लेन रेट वापस की जा रही है तो कोर्ट सिर्फ वापस ही करेगा, ये नहीं कहेगा फलां जगह के ऊपर इतनी देर के अंदर जमा करवाओ या ये करो वगैरह, उसकी जुरिसडिक्शन नहीं है। 88 SCMR 1405 और स्टैम्प्स अगर कैंसिल भी हो जाए तो वो उसी प्लेन के साथ को तो दोबारा किया जा सकता है। इस पे भी जजमेंट्स मौजूद हैं। एंड के अंदर मैं आपको सिर्फ ये कि इसको कहते हैं 7-11 की ये किताब ही बीच में दिखाना चाहूँगा। मेरे ख्याल में अगर आपने इसके ऊपर काम वगैरह करना है तो सबसे पहले आपके पास शौकत महमूद आमिर रज़ा की CPC होनी चाहिए, उसके बाद शौकत महमूद की देख लें, उसके बाद शायद ये देख लें या फिर M महमूद देख लीजिए। तो इस ऑर्डर के अंदर आई वुड एक्चुअली रिकमेंड टू यू। आप दोस्तों के कोई सवालात हैं तो मेरे से प्लीज़ पूछ लीजिए।